नमस्ते, वेलकम टू न्यू वैद्य। दिस इज मोहित कुमार गौतम और आज हम वन शॉट में रसशास्त्र में एनसीआईएसएम के द्वारा दिए गए सिलेबस के चैप्टर नंबर 2 दैट इज परिभाषा को कंप्लीट करेंगे। जो पहला चैप्टर है हमारा रसशास्त्र का, उसमें रसशास्त्र और भेषज कल्पना के हिस्ट्री का वर्णन किया गया है, तो उसे हम आगे कभी देख लेंगे, है ना। मेन चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। अब देखिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो थ्रू आउट द रसशास्त्र के जर्नी में आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलते रहेंगे। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि सेकेंड चैप्टर में ही उन सारे टर्म्स से आप एक बार अवगत हो जाएं, है ना। वो चीज़ें, उन चीज़ों का, उन टर्म्स का आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए इस चैप्टर में। तो यही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है और उसी को हम फुलफिल करेंगे, क्योंकि बुक्स में आप देखेंगे तो बुक्स में काफ़ी डिटेल्ड वे में चीज़ों को एक्सप्लेन की गई है, जिसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों के, उन टर्म्स को लेकर आगे अलग से डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं। उनमें अलग अलग चैप्टर्स में उनके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। येट मैं ट्राई करूँगा कि उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको मिल जाए, इस चैप्टर का जो कोर है वो आपको मिल जाए, और साथ में जितनी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वो भी आपको मिल जाए, है ना। तो कोशिश करूंगा कि अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। और रही बात श्लोक की, तो श्लोक देखिए इसमें क्या है, जैसे अलग अलग वर्ग हैं, कई सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बीच में। जैसे अलग अलग आपको वर्ग पढ़ने हैं कि ये क्लास है, इसमें ये सारे द्रव्य हैं, इन सभी द्रव्यों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। फिर अगला क्लास है, उसमें अलग अलग द्रव्य हैं, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है। वैसे अलग अलग क्लासेस पढ़ने हैं, उनके अंदर प्रेजेंट द्रव्यों को पढ़ना है। तो श्लोक क्या है कि उन्हीं द्रव्यों को लिख दिया गया संस्कृत में, उसी का नाम मतलब ऐसे साथ साथ में करके लिख दिया गया, तो वही श्लोक बन गया है। तो श्लोक के लिए मैं क्या करूँगा कि अलग से मैं कमेंट सेक्शन में विद इन 2 to 3 डेज कमेंट या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं एक पीडीएफ फाइल अटैच कर दूंगा, जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोक है वो वहाँ पे मेंशन रहेंगे पीडीएफ के रूप में, है ना। और उसमें भी अगर ऐसे कुछ श्लोक हैं जिनकी एक आध वर्ड जो कि आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी एक आध वर्ड उसमें अगर ऐसे जो शायद आपको डाउटफुल हो, तो उन वर्ड्स को मैं मार्क कर दूंगा, उसका मीनिंग मैं वहाँ पे लिख दिया रहूँगा, ठीक है। तो श्लोक इसमें नहीं देखेंगे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को बिना डेविएट हुए स्टार्टिंग से अंत तक एक कनेक्ट करके पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूं, है ना। और रही बात श्लोक की, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है, आप कमेंट कर सकते हैं, उन श्लोक को लेके मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बस उस श्लोकों का मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, जबकि एक्सप्लेनेशन लाइक कुछ है नहीं, ट्रस्ट में। अब देखिए, अब ऑब्जेक्टिव की हमने बात कर ली कि परिभाषा शैली में हमको पढ़ना, शरीर नहीं, परिभाषा में हमको पढ़ना क्या है ना। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, और इसको हम 4 पार्ट्स में डील करेंगे। देखिए वीडियो एक ही है, ये नहीं कि मतलब अलग 4 वीडियो बनाऊंगा। इसी वीडियो में 4 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम, जैसा कि मैंने कहा, द्रव्य के अलग अलग वर्ग ऐसे बनाए गए हैं रसशास्त्र में, जिन वर्गों में अलग अलग द्रव्यों को रखा गया है, और उन द्रव्यों में खासियत क्या है कि सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। फिर अलग सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले द्रव्यों को एक अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। तो इन सभी द्रव्यों की परिभाषा, और परिभाषा के नाम पे हम क्या करेंगे, उन सभी द्रव्यों का नाम याद करेंगे कि एक ये वर्ग है, जैसे कि मान लीजिए एक महारस वर्ग है, तो महारस में कौन कौन से द्रव्य हैं उनके नाम याद कर लिया। फिर आगे चलेंगे, उपरस वर्ग है, तो उपरस वर्ग में कौन कौन से द्रव्य हैं उनके नाम याद कर लिए। फिर साधारण रस वर्ग है, उनमें कौन कौन से द्रव्य उनके नाम याद कर लिए। तो परिभाषा के नाम पे हमको बस उन सभी वर्गों के में प्रेजेंट द्रव्यों के नाम याद करने हैं। तो ठीक है, तो पहले पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, अलग अलग वर्गों में प्रेजेंट द्रव्यों के नाम। और थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे प्रक्रिया परिभाषा। प्रक्रिया परिभाषा मतलब जैसे अलग अलग धातु होते हैं, रसशास्त्र में क्या है, अलग अलग हम मेडिसिन और फॉर्मुलेशंस तैयार करते हैं। तो जैसे कोई धातु है, कोई मिनरल है, तो वो रॉ फॉर्म में है, अब उसको हमें थेराप्यूटिकली यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसमें कई सारे प्रोसेसेस करेंगे। एक रॉ ड्रग में, एक रॉ धातु में हम बहुत सारे प्रोसेसेस से उसको गुजारेंगे, तब जाके वो फाइनली थेराप्यूटिकली यूजफुल फॉर्म में तब्दील होता है। तो इन सभी प्रोसेसेस की परिभाषा देखेंगे। मान लीजिए आपको सुनने को मिलेगा, पहले हम एक धातु का शोधन करेंगे, तो शोधन क्या है, तो इसी शोधन का परिभाषा हम देखेंगे, शोधन क्या होता है। फिर आगे देखेंगे कि फिर इस धातु का पहले हम शोधन कर दिया, फिर इस धातु का मुझे मारन करना है, तो मारन क्या होता है, तो ये भी एक प्रोसेस है, तो इसकी परिभाषा देखेंगे। तो ऐसे ही करके अलग अलग प्रक्रियाओं की परिभाषा देखेंगे थर्ड पार्ट में। और फाइनली हम मान परिभाषा देखेंगे, उसमें जैसे अभी के टाइम पे एसआई सिस्टम यूनिट्स के लिए एक्सेप्टेड है ना, तो स्टैंडर्ड यूनिट की सिस्टम और एसआई सिस्टम को भी मान रहे हैं, लेकिन पुराने टाइम में कुछ यूनिट के अलग सिस्टम्स थे, तो उनके बारे में हमको पढ़ना है। हमने 4 पार्ट में अपने पूरे वीडियो लेक्चर को डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, अगले पार्ट में हम अलग अलग वर्गों की परिभाषा पढ़ेंगे, और अगले पार्ट में हम प्रक्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे, और फाइनली हम मान परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट है वो क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, तो देखिए इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ परिभाषा। अब परिभाषा का ही डेफिनेशन हम देखेंगे, ठीक है।
तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, अब देखिए डेफिनेशन हम किसकी देख रहे हैं, परिभाषा की डेफिनेशन देख रहे हैं। परिभाषा का मतलब ही होता है डेफिनेशन, है ना, परिभाषा मतलब डेफिनेशन ही होता है। तो परिभाषा की डेफिनेशन क्या होता है वो इसमें देखिए, परिभाषा आर स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स दैट प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन डाउटफुल और पार्शियली एक्सप्लेन्ड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, देखिए परिभाषा का ऐसे में आसान तरीके से मतलब बताऊं तो जैसे कोई भी एक वर्ड है जिसको लेके आप क्लियर नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है, या फिर आपके मन में संशय है कि इसके दो चार मीनिंग हो सकते हैं, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, ऐसा कुछ आपको हो रहा है उस वर्ड को लेके, या फिर उस कोई एक वर्ड होता है जिससे कई बार एक पूरी कहानी एक्सप्लेन की जा सकती है एक सिंगल वर्ड से, तो वो कहानी आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ऐसा स्टेटमेंट उस वर्ड को लेके जो उस वर्ड को लेके आपके दिमाग में क्लैरिटी लाए, उस वर्ड को लेके जितने भी संशय आपके दिमाग में है उनको खत्म करे, और उस वर्ड से जो एक कहानी इंटरप्रेट की जा सकती है उस कहानी का आपको पता चल सके, उस स्टेटमेंट को हम परिभाषा कहते हैं। तो वर्ड को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट जो उसको लेके आपके दिमाग में क्लैरिटी लाए, डाउट को खत्म करे, और उसके उस वर्ड से जो भी एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए, तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, उस वर्ड से रिगार्डिंग उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, उस वर्ड की परिभाषा बोल देंगे। ठीक है, तो परिभाषा का मतलब तो ये हो गया। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए मैंने क्या कहा। आगे क्या है, इंपॉर्टेंस। अब परिभाषा का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स, रसशास्त्र। देखिए रसशास्त्र में क्या है, इसमें अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि किसी ड्रग को हम जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो मैं किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि चलो इस ड्रग का अब तुम, इस धातु का अब तुम शोधन करो, उसके बाद तुम मारन करो। अगर आपको इस शोधन और मारन की परिभाषा ही पता नहीं होगा तो उस टाइम पे मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट करने टाइम मुझे आपको बताना पड़ेगा कि देखो इसका शोधन करना है और शोधन मतलब ये होता है, तो ये बेकार की चीज़ हो जाएगी। इसलिए मैं पहले आपको शोधन की परिभाषा जानना आपको जरूरी है, जितनी भी चीज़ें उनकी परिभाषा आप पहले से जानते रहेंगे तो जब काम आपको करना है प्रैक्टिकल जब अप्रोच में आप करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, है ना, वहाँ पे ज़्यादा बाधा नहीं बनेगा ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपके लिए। तो फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स, रसशास्त्र में आगे बढ़ने के लिए आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फाउंडेशन मतलब अलग अलग टर्मिनोलॉजीज की परिभाषाएं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंस क्या है परिभाषा का, इंश्योर्स क्लियर कम्युनिकेशन। अब मैं किसी को शोधन कह रहा हूँ, शोधन का उसको मीनिंग नहीं पता है, परिभाषा नहीं पता है, तो पता लगा जारन करने लगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। तो इसीलिए क्लियर कम्युनिकेशन के लिए हम दोनों, जो इंस्ट्रक्टर है और जो इंस्ट्रक्शन ले रहा है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसके लिए दोनों को एक पर्टिकुलर वर्ड की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दोनों को पता होनी चाहिए। तो इसीलिए एरर फ्री प्रैक्टिस के लिए उसमें कोई गलती का स्कोप नहीं रह जाएगा जब हमें परिभाषा का ज्ञान रहेगा। तो अगला इंपॉर्टेंस क्या है, गाइड्स प्रॉपर प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस। तो किसी भी चीज़ को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है तो उस चीज़ का पहले मीनिंग तो हमें पता होना ही चाहिए कि हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, और किस चीज़ से प्रिपेयर कर रहे हैं उसका भी मतलब पता होना चाहिए, किस प्रक्रिया से प्रिपेयर कर रहे हैं उसका भी मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया परिभाषा का डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस। ये है अभी इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, परिभाषा में इंट्रोडक्शन ही हम देख रहे हैं। अब परिभाषा में वर्ड, कुछ बेसिक वर्ड्स के डेरिवेशन देखेंगे और इनका भी जो श्लोक है मैं उस पीडीएफ में ही दे दूंगा, है ना, आप समझ जाएंगे। नहीं समझने लायक जो जो चीज़ें होंगी मैं वहाँ पे मार्क करके दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा वो पीडीएफ। तो किन किन वर्ड्स की आपको डेरिवेशन देखनी है, तो ये सारे वर्ड्स। और क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसमें जितने भी सब डिविजन्स हैं उन सब की बात मैं पहले आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है, सो दैट आपको पता रहे कि आप अल्टीमेटली कहाँ लीड कर रहे हैं, इस चैप्टर में आप कहाँ जा रहे हैं। अदरवाइज बीच में आदमी भटक जाता है, इतनी सारी इसमें चीज़ें हैं अलग अलग प्रकार की। तो अगला हमारा टॉपिक है वर्ड डेरिवेशन। कुछ वर्ड्स का हम डेरिवेशन देखेंगे। कौन कौन से वर्ड्स का, तो औषध का, भेषज का, कल्पना, कषाय, पंचकषाय योनि और संस्कार, इनकी डेरिवेशन हम देखेंगे कि ये वर्ड डिराइव कैसे होते हैं, इनकी बेसिक मीनिंग क्या होती है। तो पहला वर्ड हमारा क्या है, औषध। औषध में औषधि का मतलब क्या होता है, टू हील और टू रिस्टोर हेल्थ, ऐसी चीज़ जो हेल्थ को रिस्टोर करे। अब देखिए औषध जो है ना, ये ओष चीज़, ओष धातु, ओष शब्द से बना है ना, ओष से बना है। ओष का मतलब क्या होता है, रस होता है, ओष का मतलब रस होता है। अब औषधि एक ऐसी द्रव्य है जिसमें ओष प्रेजेंट है, एक ऐसा द्रव्य जिसमें ओस प्रेजेंट है उसको औषधि कह देते हैं। मतलब एक ऐसा द्रव्य जिसमें रस प्रेजेंट है उसको हम औषधि कह देते हैं। बस रस के प्रेजेंस हम उसको औषधि नहीं करेंगे, कहेंगे एक द्रव्य जिसमें रस प्रेजेंट हो और वो साथ में हेल्थ को भी रिस्टोर करता हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, औषधि बोल देंगे। ठीक है, तो औषधि का मतलब क्या हुआ, जिसमें ओष, तो ओष युक्त द्रव्य को हम औषधि कह देते हैं जो कि हेल्थ को रिस्टोर करता हो। दैट विच होल्ड्स रस एंड गिव्स हेल्थ इज कॉल्ड औषध। ठीक है, तो औषध पहले वर्ड का हमने डेरिवेशन देख लिया। अगला वर्ड कौन सा है, भेषज। भेषज क्या होता है, तो एक भिषक, भिषक मतलब डॉक्टर, तो एक भिषक के चिकित्सा कर्म करने के दौरान जो भी चीज़ें वो यूज में लेता है,
एक भिषक को जो भी चीजें हेल्प करती हैं चिकित्सा कर्म करने के लिए, उन सभी चीजों को, उन सभी द्रव्यों को हम भेषज बोल देते हैं। तो भेषज सिर्फ मेडिसिन ही नहीं है, भिषक और भी बहुत चीजों का यूज में लेता है चिकित्सा कर्म करने के लिए, तो उसको हम भेषज बोल देते हैं। तो भेषज का मीनिंग यहाँ पे क्या है? नॉर्मली भेषज को आप मेडिसिन समझिए, क्योंकि जो प्रमुख चीज जिसको भेषक यूज में लेता है चिकित्सा करने के लिए, वो मेडिसिन ही होती है ना। बाकी चीजें काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, लेकिन मेडिसिन ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो मेडिसिन को ही हम भेषज बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे और क्या है, मतलब द्रव्य हेल्पफुल इन भेषज टू इन चिकित्सा कर्म इस भेषज। तो पहले तो हमने बेसिक मेडिसिन समझ लिया, और हमने दूसरा मीनिंग क्या देख लिया, वो सारे द्रव्य जो भिषक को हेल्पफुल होते हैं चिकित्सा कर्म में, उसे भेषज कहते हैं। और एक मतलब क्या है, द वन थ्रू विच वन कैन ओवरकम द फियर ऑफ डिजीज, एक ऐसी चीज जिससे व्याधि के भय पे जय पाया जा सके, है ना, व्याधि के भय को पराजित किया जा सके, उसे भेषज कहेंगे। ठीक है, तो भेषज के कुछ मतलब आपको समझ आ गया। भेषज क्या होता है? कल्पना क्या होता है? कल्पना मतलब क्रिएशन, है ना, फॉर्मेशन। तो किस चीज का फॉर्मेशन? तो रसशास्त्र में हम पढ़ रहे हैं, तो वो रसशास्त्र में किसका फॉर्मेशन करते हैं? अलग अलग फॉर्मुलेशंस को फॉर्म करता है, मतलब अलग अलग दवाइयाँ बनाते हैं, अलग अलग थेराप्यूटिकली यूजफुल सब्सटेंसेस क्रिएट करते हैं। तो इन सभी के कल्पना को हम यहाँ पे कल्पना कह रहे हैं, है ना। तो इन सभी के प्रिपरेशन के मेथड को हम कल्पना कह रहे हैं। किसके? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के प्रिपरेशन के मेथड को। कषाय क्या होता है? देखिए, दैट विच इज जनरली प्रोड्यूसिंग द सेंसेशन ऑफ स्क्रैपिंग और स्क्रैचिंग इन द थ्रोट, जिससे ऐसा लगता है कि कुछ स्क्रैच कर रहा है आपके गले में, है ना, थ्रोट में। तो वैसी वस्तु को क्या बोलते हैं? कषाय बोलते हैं। और कषाय क्या करता है कि जैसे गले में आपके स्क्रैच टाइप फीलिंग ला रहा है, उसी को कर्षणात बोलते हैं। उस फीलिंग को, जो स्क्रैचिंग टाइप फीलिंग होता है, उसको कर्षणात बोलते हैं। तो जो कर्षण कर रहा है, जो आपके गले में स्क्रैच कर रहा है, वैसे द्रव्य को कषाय बोलते हैं। और साथ में कषाय और क्या करता है, जैसे गले में स्क्रैच कर रहा है, उसी प्रकार डिजीज को भी स्क्रैच करके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसी चीज को कषाय बोलते हैं। अब इसी कषाय के जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी से अलग अलग फॉर्मुलेशन में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कषाय के कौन से प्रॉपर्टी? डिजीज को स्क्रैच करके रिमूव करने की प्रॉपर्टी से ही हम इसको अलग अलग फॉर्मुलेशंस में भी यूज करते हैं। तो कषाय ये हो गया। अब पंच कषाय योनि, कषाय के 5 ओरिजिन हो सकते हैं, 5 सोर्सेस से कषाय को बनाया जा सकता है। वो 5 सोर्सेस क्या हैं? तो पंचरस हैं। कौन कौन से रस हैं पंचरस में? कौन कौन से रस हैं? मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। देखिए, पंचरस से आपके दिमाग में क्या है? कुछ मिसिंग सा है। षड्रस, हमने 6 रस पहले से पढ़ रखे हैं कि टोटल 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। तो लवण कहाँ है? तो लवण को हमने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये जो 5 रस है, ये काष्ठ योनि के होते हैं। काष्ठ योनि मतलब प्लांट ओरिजिन। प्लांट में हमको ये 5 रस देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं रसों से हम कषाय बना सकते हैं। लेकिन जो रस प्लांट में हमको प्लांट ओरिजिन नहीं है, जिस रस का प्लांट ओरिजिन नहीं है, जो रस हम प्लांट से डिराइव नहीं करते हैं, उससे हम कषाय नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा कौन सा रस है जो प्लांट से डिराइव नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा रस है जिसकी काष्ठ योनि नहीं है? एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा रस है जिसकी काष्ठ योनि नहीं है, तो वो कौन है? लवण रस। तो इसलिए लवण रस को हम पंचकषाय योनि में भी इंक्लूड नहीं करते हैं। मेनली फ्रॉम काष्ठ योनि, ये दिस कम्स मेनली फ्रॉम काष्ठ योनि। लवण नॉट इंक्लूडेड इन काष्ठ योनि, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचकषाय योनि। ठीक है, इससे हम कषाय का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं लवण से। पंचकषाय योनि समझ गए? ऐसे 5 सोर्सेज जिनसे हम कषाय की जिससे हम कषाय बनाते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? संस्कार। अब ये फाइनल वर्ड है ना, ये वो फाइनल वर्ड है जिसका हम डेरिवेशन देख रहे हैं। टोटल हमने अभी तक अलग अलग वर्ड्स के डेरिवेशन देखे, ये फाइनल वर्ड है जिसका हम डेरिवेशन देख रहे हैं। ये वर्ड क्या है? संस्कार। संस्कार मतलब क्या होता है? संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। कुछ जो सुपर इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसको आपने पहले भी पढ़ रखा है, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो जैसे कि ये, और जो बेसिक श्लोक्स हैं जो आप याद करने चाहिए, हो जाए तो वेल एंड गुड, ना भी हो तो मीनिंग तो याद होने ही चाहिए, वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो देखिए, संस्कार का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन और इन्हांसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो कोई भी एक रॉ ड्रग है, उसकी प्रॉपर्टीज को हम इन्हांस करेंगे, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, तब जाके उसको हम मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है ना, जो जिस प्रक्रिया से हम इसके प्रॉपर्टीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, उस चीज को हम संस्कार बोल देते हैं। मतलब मैं किसी द्रव्य में संस्कार करूंगा सो दैट उसको मैं फाइनली मेडिसिन के रूप में यूज कर सकूं। संस्कार का मतलब आप समझ गए होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन और इन्हांसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। संस्कार ब्रिंग्स अबाउट क्वालिटेटिव चेंज इन अ सब्सटेंस। उस सब्सटेंस की क्वालिटी में चेंज लाता है संस्कार। ठीक है, संस्कार समझ गए?
हमने परिभाषा देख लिया, परिभाषा देख लिया, परिभाषा का इंपॉर्टेंस देख लिया, कुछ वर्ड्स के डेरिवेशंस देख लिए। अब हम परिभाषा पे आते हैं। तो परिभाषा प्रकरण फोकसेस ऑन ड्रग टर्मिनोलॉजी एंड मरकरी रिलेटेड प्रोसेसेस। तो देखते हैं मरकरी रिलेटेड प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, जैसे मरकरी का कैसे हम जारन मारन वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं। तो उन सभी के परिभाषा को आगे हम देखेंगे, वो आगे आपको समझ आएगा ये किस बारे में बात की जा रही है। स्टेटमेंट दैट गिव्स मीनिंग और डेफिनेशन इज कॉल्ड परिभाषा। तो किसी भी वर्ड को जो स्टेटमेंट मीनिंग प्रदान करती है, मतलब प्रदान करती है, उसको हम परिभाषा कहते हैं। तो अब हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि है द्रव्य वर्ग परिभाषा, अलग अलग द्रव्यों के वर्ग की परिभाषा। पहले हमने इंट्रोडक्शन सारा देख लिया, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और अलग अलग वर्ड के डेरिवेशंस देखे। अब सेकेंड पार्ट में हम मूव करें अपने वीडियो लेक्चर के, जिसमें हम अलग अलग द्रव्यों के वर्ग की परिभाषा देखेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे मैं अलग पार्ट में मूव करूंगा, आपको बता दूंगा कि बकायदे उस पार्ट में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो कौन कौन से वर्गों की परिभाषा देखनी है। पहला वर्ग क्या है, रस। अब रस वर्ग में इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि रस वर्ग में सिर्फ रस है। ये एक ऐसा क्लास है, एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सिर्फ एक द्रव्य है। कौन, मरकरी। क्यों, क्योंकि रसशास्त्र में मरकरी को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उस स्पेशल स्टेटस को शो करने के लिए इसके लिए एक अलग से वर्ग बनाया गया है। किसी और वर्ग में इसको शामिल नहीं किया गया है, सो दैट वी कैन गिव अ स्पेशल स्टेटस टू दिस धातु, है ना, टू पारद। तो पहला वर्ग द्रव्य के अलग अलग वर्गों की परिभाषा में पहला वर्ग कौन सा हम पढ़ेंगे, रस। फिर हम पढ़ेंगे अगला वर्ग कौन सा है, महारस वर्ग है। फिर उपरस वर्ग है, वैसे ही साधारण रस, धातु वर्ग, उपधातु, रत्न, उपरत्न, सुधा, सिक्ता, लवण, विष, उपविष, कजली, मित्र पंचक, द्रावक गण। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे ना, इन सभी वर्णों के बारे में हम, इन सभी वर्गों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है कि अब इन वर्गों के बारे में पढ़ेंगे मतलब क्या, अब वर्ग का कोई डेफिनेशन थोड़ी है, वर्ग में क्या क्या द्रव्य आ रहे हैं उन द्रव्यों को हम याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ग में पहला वर्ग का नाम क्या है, रस। तो रस के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जो रस शास्त्र हम पढ़ रहे हैं ना, तो रस शास्त्र में जो रस है वो रस कौन सा है, ये वाला रस क्या है, किस चीज को डिनोट करता है, पारद को डिनोट करता है। क्योंकि ये जो साइंस है इसमें पारद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसीलिए रसशास्त्र, साइंस ऑफ रसशास्त्र इज नेम्ड आफ्टर रस, दैट इज पारद। और दूसरा रस के बारे में हम क्या जानते हैं कि रस की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे क्या, इट प्रिवेंट्स एजिंग, डिजीज एंड डेथ। तो ये कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है रस की, मतलब पारद की। और तीसरा, नॉट ग्रुप्ड विद एनी अदर द्रव्य टू शो इट्स स्पेशल स्टेटस। इसके स्पेशल स्टेटस होने के कारण इसको किसी और द्रव्य में हम, किसी और वर्ग में हम इंक्लूड नहीं करते, इसके लिए हमने अलग से वर्ग बनाया। तो पहला वर्ग क्या है, रस। रस में क्या है, पारद है। पारद की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज ये सारी हैं। ठीक है, अब अगला वर्ग क्या है, महारस। तो महारस वर्ग को कहाँ डिफाइन किया गया है, रस हृदय तंत्र में महारस को डिफाइन किया गया है। इसमें जो भी श्लोक है, आपको, आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक श्लोक मिसिंग है, जो कि श्लोक आपको याद होना चाहिए। श्लोक में तब आपने देखा तो आपको ये भी पता होगा श्लोक में क्या है, यही सारी चीजें हैं, अलग अलग द्रव्यों के नाम है श्लोक में। तो मैं आपको पीडीएफ दे ही दूंगा, सो डोंट वरी। महारस वर्ग को आप बस अभी मुझ पे भरोसा रखिए और आगे इस लेक्चर को आप खत्म करिए, फिर आपको बहुत आसान हो जाएगी परिभाषा, जो कि बहुत ही टफ लगता है स्टार्टिंग के डेज में। तो परिभाषा में महारस को कहाँ डिफाइन किया गया है, रस हृदय तंत्र में। और महारस के बारे में हमको क्या जानना चाहिए कि महारस की जो प्रॉपर्टीज होती है, महारस वर्ग में आने वाले जो अलग अलग द्रव्य हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो एक्शंस हैं, वो पारद से रिजेंबल करते हैं, इसलिए इसको महारस कहते हैं। ऐसे द्रव्य जिनकी प्रॉपर्टीज और एक्शंस हमारे रस से रिजेंबल करती है, इसलिए इनको महारस कहते हैं। महारस वर्ग में कितने द्रव्य आते हैं, टोटल 8 द्रव्य आते हैं। कौन कौन से, पहला है अभ्रक, फिर वैक्रांत, माक्षिका, विमल, अद्रिज, शस्यक, चपल और रसक। ठीक है, ये सभी द्रव्य आते हैं महारस के क्लास में, है ना। महारस में ये सारे द्रव्य आते हैं, इनके ये वाले नेम जो मॉडर्न इंग्लिश नेम है, ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना। और ये नाम आपको याद होना चाहिए कि महारस कोई भी आपसे पूछ रहे तो आपको इनके 8 के नाम याद होने चाहिए, और ये वाले नाम भी याद होने चाहिए, और ये वाले दोनों वाले नाम आपको याद होने चाहिए। अगला हमारा वर्ग क्या है, उपरस। अब जल्दी जल्दी जाते हैं, क्योंकि ये काम तो आपका है कि मैं आपको उस वो जो वर्ग है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, वर्ग किसके बारे में है, और उसमें जो द्रव्य है उनके नाम बता दूं। अब याद तो आप ही को करना है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी जाएंगे, क्योंकि 1 शॉट लेक्चर है ना। तो उपरस वर्ग में कौन कौन से द्रव्य आते हैं, 8 द्रव्य आते हैं। और इनको उपरस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटीज भी पारद से रिजेंबल करती हैं, लेकिन ये पारद से इनकी क्वालिटीज थोड़ी इन्फीरियर होती हैं। मतलब ये जो उपरस के द्रव्य हैं, ये पारद से थोड़े लेस पोटेंट होते हैं, इनकी पोटेंसी थोड़ी कम होती है, लेकिन रिजेंबल पारद से करती है। तो क्या क्या है, गंधक, गैरिक, काशीश, कांक्षी, हरताल, मनशीला, अंजन, कंकुष्ठ।
ये 8 द्रव्य उपरस वर्ग में आते हैं। अगला वर्ग क्या है? साधारण रस वर्ग। साधारण रस वर्ग में 8 द्रव्य आते हैं। कौन कौन से? कंपीलक, गौरीपाशन, नवसादर, कपर्द, वहनी जरा। वहनी जरा है ना। वहनी जरा मतलब क्या? वहनी मतलब क्या होता है? अग्नि, तो इसलिए इसको अग्नि जरा भी कह देते हैं। कई सारे टेक्स्ट बुक्स में आपको अग्नि जरा देखने को मिलेगा, या फिर इसको वहनी जरा कहते हैं। और गिरिसिंदूर, हिंगुल, मृदर, श्रृंगा, ये 8 द्रव्य साधारण रस के क्लास में आते हैं। अगला वर्ग कौन सा है? धातु वर्ग। धातु वर्ग में क्या आते हैं? मेटल्स आते हैं। अब मेटल्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। धातुज आर ड्रग्स एक्सट्रैक्टेड फोर्सिबली फ्रॉम देयर ओर। तो ओर से इन मेटल्स को फोर्सिबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये ड्रग धातु होते हैं। ये कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो मेल्टिंग, डिस्टिलेशन आदि प्रोसेसेस से हम धातुओं को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके उपधातु से। उपधातु मतलब ओर। तो ओर से हम धातुओं को मेल्टिंग, डिस्टिलेशन वगैरह प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस ओर को हम उपधातु कहते हैं, और जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया उसको हम धातु कहते हैं। तो धातु के बारे में समझ गए, ओर से निकालते हैं। धातु क्या प्रिवेंट करता है? एजिंग, हेयर फॉल, ग्रेइंग ऑफ हेयर, इन सबको प्रिवेंट करता है धातु। अब धातु को भी क्लासिफाई किया गया है 3 क्लासेस में। शुद्ध लोहा, पूती लोहा और मिश्र लोहा। शुद्ध से आपको क्या समझ में आ रहा है? लोहा, तो आप समझिए धातु को लोहा कहा जा रहा है। शुद्ध से आप क्या समझ आ रहा है? प्योर है। पूती से क्या समझे? पूती मतलब क्या होता है? फाउल स्मेल होता है ना। फाउल स्मेल, तो कैसा फाउल स्मेल? तो ये जो धातुएं हैं, इनको जब हम मेल्ट करेंगे उस दौरान कुछ फाउल स्मेल आता है, तो उस इसीलिए इन सभी को पूती लोहा बोल देते हैं। तीसरा मिश्र लोहा। मिश्र मतलब क्या है? मिक्स्ड किया हुआ है ना, मिक्स। तो इसमें कोई प्योर एक धातु नहीं, अलग अलग धातुओं को के मिक्सचर से ये बनते हैं, है ना। जैसे कि ब्रॉन्ज वगैरह, तो कोई प्योर मेटल थोड़ी है, प्योर धातु थोड़ी है, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है। तो इसको मिश्र लोहा में क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो पहला क्लास है कौन सा है? शुद्ध लोहा। शुद्ध लोहा में कौन आता है? गोल्ड, स्वर्ण, सिल्वर, रजत और ताम्र, कॉपर और लोहा, आयरन, ये सब को शुद्ध लोहा में क्लासिफाई किया गया। पुती लोहा में नाग, वंगा, यशदा, टीन वगैरह को हम पुती लोहा में डालते हैं, क्योंकि टीन को आप मेल्ट करेंगे तो आपको पुती स्मेल मतलब फाउल स्मेल आता है। तीसरा क्लास क्या है? मिश्र लोहा। इसमें कौन? पीतल, कांस्य, वर्त लोहा, है ना। तो काम से मतलब ब्रॉन्ज होता है, कांस्य से मतलब क्या होता है? ब्रॉन्ज होता है। अब काम से किन चीज़ों से बनता है? क्योंकि शुद्ध लोहा ने मिश्र लोहा है, तो किन चीज़ों के मिक्सचर से बन रहा है? ताम्र, पीतल, लोहा, नाग, इन सब के इक्वल पार्ट्स में मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज बन जाता है, ठीक है। तो धातु हमने देख लिया। अगला वर्ग हम उपधातु देखेंगे। उपधातु क्या होता है? जिससे धातु निकालते हैं। तो मेटल्स के ओर को हम उपधातु बोल देते हैं। ओर्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड आर नोन एज उपधातु। 7 उपधातु की बात करते हैं। 7 अलग अलग ओर्स की बात करेंगे। कौन कौन है वो 7 ओर्स? स्वर्ण माक्षिक, तूथा, अभरक, नीलांजनम, मनशील, हरताल और रसका, ठीक है। ये सारे 7 अलग अलग प्रकार के द्रव्य हैं जिनको हम उपधातु वर्ग में क्लासिफाई कर रहे हैं। अगला वर्ग क्या है? रत्न। अब रत्न वर्ग में हम पहले रत्न का डेफिनेशन देख लें तो क्या है? प्रीशियस, लव्ड बाय पीपल, वेल्थ, ऑब्सेसिव सब्सटेंसेस, है ना। ये समझ रहे इसका मतलब क्या होता है? रत्न प्रीशियस चीज़ें होती हैं जिनको शौक होता है, मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो उनके पास ज़्यादा रत्न होते हैं। राजा महाराजा के पास बहुत ज़्यादा रत्न हुआ करते थे। तो 9 महारत्नों की बात करें, 9 महारत्न रत्न के क्लास में 9 रखे गए हैं, 9 द्रव्यों को रखे गए। कौन कौन से? मुक्ता, वैदुर्य, हीरक, पुष्पराग, माणिक्य, गोमेद, इंद्रनील, तार्क्ष्य, प्रवल। हमारे कॉलेज में GGIMS में ये सारे अलग अलग हाउसेस का नाम है ना। मुक्ता, अमरतक, माणिक्य, इंद्रनील, पुष्पराग। तो ये सब क्या है? अलग अलग रत्नों के नाम पे इन हाउसेस के नाम रखे गए हैं। तो ये अलग अलग रत्न कौन कौन से हैं? ये सारे 9 रत्न को महारत्न कहा जाता है। इसको रत्न के कैटेगरी में, रत्न के वर्ग में रखा गया है। अगला वर्ग क्या है? उपरत्न वर्ग। उपरत्न वर्ग में कितने द्रव्य हैं? 8 द्रव्य हैं। कौन कौन से? वैक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजवर्त, पैरोजिका, स्फटिका, व्योमाशा, तृणकांत। तो ये सभी को कहाँ? उपरत्न के उसमें वर्ग में रखा गया है। अब अगला वर्ग हमारा क्या है? अगला वर्ग है हमारा सुधा वर्ग। सुधा वर्ग मतलब क्या है? सुधा मतलब मिल्क होता है ना। सुधा मतलब मिल्क नहीं, क्या बोलते हैं? जैसे सुधा का बिहार रीजन में जाइए तो सुधा एक कंपनी होती है जिसका दूध आता है ना, बहुत फेमस ब्रांड है। तो सुधा मिल्क, तो इससे आप समझ सकते हैं मिल्क में क्या होता है? कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा। तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं कि सुधा वर्ग में ये वो वर्ग है जिसमें कैल्शियम रिच द्रव्य होते हैं। तो ड्रग्स विद कैल्शियम एज मेन कंपोनेंट कम्स अंडर सुधा वर्ग, है ना। तो टाइप्स क्या है? अलग अलग सुधा वर्ग में क्या क्या चीज़ें आती है? अजास्थि, अज मतलब गोट, तो उसकी अस्थि मतलब बोन, तो गोट के बोन में कैल्शियम मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, बोन में कैल्शियम रिच होता है बोन। तो अजास्थि आता है, बदराश्म आता है, गोदंती आता है, खटिक, कुकुट, अंड, त्वक। कुकुट मतलब हेन, मुर्गी, अंड मतलब अंडा, उसका एग, त्वक मतलब छिलका, तो मुर्गे के अंडे का छिलका। ऑब्वियसली जो शेल वाला पोर्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है।
तो वो एक सोर्स हो गया। और मृगशृंगा, डियर्स हॉर्न, वर्तिका, कुर्म पृष्ठ अस्थि। कुर्म पृष्ठ अस्थि मतलब जो टॉर्टोइज है उसके पृष्ठ मतलब पीठ की अस्थि मतलब बैकबोन जो है, उस ऑब्वियसली बोन है तो बात ही खत्म है, उसमें कैल्शियम रिच होगा। संबुका, शंख, सुक्ति, समुद्र फेन, सुधा और श्वेतांजन, ये इन सभी चीज़ों को किस ग्रुप में क्लासिफाई किया गया? सुधा वर्ग में। सुधा वर्ग वो वर्ग है जिनमें कैल्शियम रिच द्रव्यों को रखा गया है और उन द्रव्यों के कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, कुछ के सारे नाम जो सुधा वर्ग में आता है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है जो बुक में दिया गया है। अगला वर्ग क्या है? सिकत वर्ग। तो जैसे सुधा वर्ग में कैल्शियम रिच द्रव्य थे वैसे सिकत द्रव्य में सिलिकॉन रिच द्रव्य होते हैं। तो सिलिकॉन कंटेनिंग कंपाउंड्स विद थेराप्यूटिक वैल्यू आर क्लासिफाइड अंडर सिकत वर्ग। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? सिकत, दुग्धपाशन, कौशेयाश्म, नागपाशन, भद्राश्म, तृणकांतमणि। इन सभी को, इन सब में सिलिकॉन की प्रधानता होती है। अब लवण वर्ग, अगला वर्ग क्या है? लवण वर्ग। तो इसमें इसकी निरुक्ति क्या है? इस लवण शब्द की निरुक्ति क्या है? लूनते इति लवणम, दैट विच हैज छेदन प्रॉपर्टी। तो ऐसा द्रव्य जिसकी छेदन प्रॉपर्टी होती है। ये अलग अलग प्रॉपर्टी, छेदन, लेखन, इन सब के बारे में हम द्रव्य गुण में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिसकी छेदन प्रॉपर्टी होती है, नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, काइंड ऑफ छेदन से आप समझ पा रहे हो इसका क्या प्रॉपर्टी होता होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को जिनमें ये प्रॉपर्टी हो उसको लवण वर्ग में क्लासिफाई करते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट प्रोड्यूसेस रिलिश इन फूड, है ना, खाने का स्वाद बढ़ा देता है। कॉजेज कफ प्रसेक, कफ का प्रसेक ज़्यादा बढ़ाएगा और मुंह में मारदवता, माउथ में मारदवता को बढ़ाता है। तो ऐसी सब्सटेंस जो फूड में रिलिश लाए, कफ का प्रसेक कराए और मारदवता इन माउथ को इंक्रीज करे, उसे हम लवण कहते हैं। क्लासिफिकेशन देखें तो दो टाइप से लवण को क्लासिफाई किया गया, एक प्राकृतिक लवण, एक कृत्रिम लवण। एक जो नेचर में अवेलेबल है, एक जिसको हम बनाते हैं आर्टिफिशियली। तो प्राकृतिक लवण में क्या क्या है? सैंधव, समुद्र, रोमक, औद्भिद। और कृत्रिम लवण में कौन है? विड और सवर। चलिए, तो याद करने की चीज़ें हैं ऑब्वियसली, इसमें क्या समझ सकते हैं आप। अगला वर्ग क्या है? विष वर्ग। विष वर्ग में वत्सनाभ का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही मतलब टॉक्सिक द्रव्य है। तो विष वर्ग की बात करें, डेफिनेशन की बात करें विष वर्ग के, तो डेफिनेशन क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंसेस यूज्ड इन स्टेबलाइजिंग मरकरी। देखिए, जो मरकरी है ना, जो पारद है, वो बहुत चंचल होता है, बहुत मोबाइल होता है। जब आप पारद शोधन करेंगे, आप पारद देखेंगे तो बहुत मूव करता है क्विकली। तो उस चंचलता को थोड़ा स्थिर करने के लिए, सो दैट उस पर हम कुछ आगे के प्रोसीजर्स कर पाएँ, उतना चंचल रहेगा तो प्रोसीजर्स करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए उस चंचलता को थोड़ा कम करने के लिए हम विष वर्ग के द्रव्य को यूज़ में लेते हैं। और विष वर्ग के द्रव्य और क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। और इसीलिए इसको अगर सही तरीके से हैंडल ना किया जाए, सही तरीके से विष वर्ग का के द्रव्यों को हैंडल ना किया जाए तो ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं ना, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। टाइप्स की बात करें तो स्थावर, जांगम, दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। स्थावर में विष, उपविष। जांगम में स्नेक, रैट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स एक्सेट्रा के जो विष होता है उसको जांगम विष में क्लासिफाई किया गया है। इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सा है विष वर्ग का? वत्सनाभ। इसका ये नेम कौन सा है? एकोनाइट। ठीक है, तो विष वर्ग के बारे में हम देख लिया। अब उपविष वर्ग। उपविष वर्ग क्या होता है? लेस टॉक्सिक। देखिए, हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि वर्गों में क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है, बेसिक उस वर्ग का मीनिंग समझ में आना चाहिए। अब रत्न क्या है? बहुत ही हाईली प्रीशियस चीज़ें होती हैं रत्न। विष क्या होता है? हाईली टॉक्सिक होता है, मिस हैंडल करेंगे तो मतलब फेटल हो सकता है। पारद की चंचलता को कम करता है। ये सब थोड़ी बहुत मीनिंग हो गया, उसमें जितनी चीज़ें आती है उसका नाम याद करना है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, सो दैट आपको ऐसा लग रहा है तो अभी अगर पॉज करके साथ साथ में याद करते जाएंगे तो बहुत मतलब आसान हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए। तो उपविष वर्ग में क्या आता है? ऐसे द्रव्य आते हैं जो विष की तो वो टॉक्सिक होते हैं लेकिन विष वर्ग के द्रव्यों से लेस टॉक्सिक होते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है? विष तेंदुक बीजम च अहिफेनम च रेचकम। तो इसी प्रकार से रेचक मतलब जयपाल को रेचक भी कहते हैं। खैर छोड़िए, उस श्लोक में आपको दे दूंगा। तो विष तेंदुक बीज, अहिफेन, जयपाल बीज, धतुर बीज, विजया, गुंजा, भल्लातक, अर्कक्षीर, स्नुहीक्षीर, लांगली, करवीर, है ना, इन सभी द्रव्यों को हमने उपविष वर्ग में रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्गों की हमने बात कर ली है। अब आते हैं कजली पे। कजली क्या होता है? तो फाइन ब्लैक सॉफ्ट मिक्सचर प्रिपेयर्ड बाय ट्रिचुरेटिंग। ट्रिचुरेटिंग मतलब क्या होता है? ग्राइंडिंग, है ना, ग्राइंड करना, ऐसे खल यंत्र में लेके ऐसे ऐसे पीसने को क्या बोलते हैं? ट्रिचुरेटिंग बोलते हैं। पारद मतलब मरकरी विथ गंधक मतलब सल्फर और अदर मेटल्स विदाउट लिक्विड मीडियम अंटिल इट अटेन्स कोलिरियम लाइक कंसिस्टेंसी। तो पारद में गंधक मिला के मतलब जो मरकरी है उसमें सल्फर मिला के तब तक ट्रिचुरेट करेंगे उसको, तब तक उसको ग्राइंड करेंगे, मिक्स करेंगे जब तक हमको फाइन ब्लैक सॉफ्ट मिक्सचर ना मिल जाए। तो जब ये मिल जाएगा, इस प्रकार का आपको पाउडर देखने को मिल जाएगा, तो उसी पाउडर को हम क्या बोलते हैं? कजली बोल देते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी कैसे? कोलिरियम लाइक, जो अंजन होता है
आपने उसमें दिनचर्या में पढ़ा होगा कि अंजन का हम प्रयोग करते हैं, रसांजन, सविरंजन। तो वैसे जो अंजन की कंसिस्टेंसी हो जाएगी, वैसा हमको एक सब्सटेंस मिल गया जब हमने पारद और गंधक को साथ में बहुत देर तक मिक्स किया तो उस सब्सटेंस को हम कजली बोल देते हैं। ठीक है, कजली की यूजेस क्या क्या होते हैं? इसको एज अ मेडिसिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अलग अलग जो मेडिसिन हम बनाते हैं, अलग अलग जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं, उनमें बेस की तरह भी कजली को यूज़ किया जा सकता है। इसको इंडिपेंडेंटली मेडिसिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एक किसी और फॉर्मुलेशन के बेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ग क्या है? मित्र पंचक। अब मित्र पंचक में क्या है? तो मित्र मतलब फ्रेंड, पंचक मतलब 5। तो ऐसी 5 द्रव्य जो फ्रेंड की तरह काम करे। कौन सा काम करें बताऊंगा मैं आपको, कौन सा काम करते हैं उसको मित्र पंचक में डालते हैं। डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ 5 द्रव्य यूज्ड फॉर मेल्टिंग एंड प्रोसेसिंग मेटल्स। धातु द्रावक है ना, तो द्रावक मतलब उसको मेल्ट कर देना, लिक्विड फॉर्म में बनाना। तो द्रावक मतलब द्रव मतलब लिक्विड होता है ना। तो ये 5 द्रव्य मित्रों की तरह, फ्रेंड्स की तरह साथ में मिलकर किसी धातु को ये मेल्ट करते हैं, है ना। तो इन सभी 5 द्रव्यों को हमने साथ में क्या बोल दिया? मित्र पंचक बोल दिया। मित्र पंचक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? गुंजा, हनी, जैगरी, टंकन, घृत। इन 5 को मिला के हम मित्र पंचक बोलते हैं। इनका काम क्या है? धातुओं को मेल्ट करा देना। इन all these 5 द्रव्य work together like friends, मित्र, hence they are known as मित्र पंचक। वेरिएशन क्या है? इन सम टेक्स्ट जैसे रस तरंगिनी, रस रत्न समुच्चय वगैरह में जैगरी, जो मित्र पंचक में यहाँ जैगरी दिया गया है, इस जैगरी को रिप्लेस किया गया है किससे? गुगुलू से, है ना। इस जैगरी को इन बुक्स में गुगुलू से रिप्लेस किया गया है कि मित्र पंचक में जैगरी की जगह गुगुलू रखा गया। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है? द्रावक गण है, ग्रुप ऑफ मेल्टिंग सब्सटेंसेस। डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ड्रग्स यूज्ड इन सत्वपातन। सत्वपातन मतलब क्या होता है? सत्वपातन एक प्रक्रिया है जिसका डेफिनेशन हम अगले पार्ट में देखेंगे इस वीडियो के। तो सत्वपातन में क्या करते हैं? मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं और उसका एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। जो सत्व हिस्सा एक और है, उसका जो एसेंस पार्ट है वो क्या है? उसके अंदर का प्रेजेंट मेटल है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना, उस सत्व पार्ट को उस ओर से एक्सट्रैक्ट करने को क्या बोलते हैं? सत्वपातन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के द्रावक गण में। तो द्रावक गण किन चीज़ों से बना है? गुंजा, घृत, जैगरी, हनी, टंकन, गुगुलू। इन 6 चीज़ों से मिला के हमने द्रावक गण में इन 6 चीज़ों को रखा है ना। ये साथ में मिलकर सत्वपातन का काम करते हैं। सत्वपातन का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये किस फंडामेंटल पे काम करते हैं? मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देते हैं। इसी फंडामेंटल पे ये काम करते हैं सत्वपातन का। अब आगे देखिए, अब हमने अलग अलग वर्गों के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब पहले हमने इंट्रो देखा, इंट्रो में परिभाषा का डेफिनेशन देखा, फिर परिभाषा का इंपॉर्टेंस देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद अलग अलग वर्गों के हमने आने वाले द्रव्यों के बारे में पढ़ा और कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली कि उस वर्ग में किस प्रकार की चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे संदिग्ध द्रव्य। अब ये कुछ ऐसे द्रव्यों की कैटेगरी है जिनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रखा है ना, जिनके लिए, जैसे कि क्या? तो ड्रग्स विद कंट्रोवर्शियल आइडेंटिटी, उसका आइडेंटिटी श्योर नहीं कि उस द्रव्य को एग्जैक्टली कहते क्या है, या फिर वो पर्टिकुलर नाम किस द्रव्य को असाइन किया गया है। तो ये जब कंट्रोवर्सी है तो ऐसे द्रव्य को हम संदिग्ध द्रव्य की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जो रसका होता है, इसको तूथ या खरपर से कंफ्यूज किया जाता है, इसीलिए अब रसका को यशद भस्म से रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी की क्राइसिस है, एग्जैक्टली इसका आइडेंटिटी कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए इसको हमने यशदा भस्म से रिप्लेस कर रखा है। अब देखिए, अब यहाँ से मतलब अच्छे मतलब वो आ जाते हैं ना, यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है वो क्या संदिग्ध द्रव्य उतना वो नहीं है। अनुपलब्ध द्रव्य देखिए, अनुपलब्ध द्रव्य यहाँ पे क्या है कि ये रेयर अनअवेलेबल ड्रग्स है, या तो ये रेयर हैं जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन या फिर ये मिलते हैं लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे जब मैं कोई फॉर्मुलेशन बनाने जा रहा हूँ उस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो उनको मैंने अनुपलब्ध द्रव्य में रख दिया। तो अब अनुपलब्ध द्रव्य को हम रिप्लेस करते हैं प्रतिनिधि द्रव्य से या कृत्रिम द्रव्य से। इसका मतलब ध्यान से समझिए। अब इससे हम तीनों द्रव्य एक ही बारे में देख लेंगे। जैसे कोई एक द्रव्य मुझे चाहिए कोई फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको मैंने अनुपलब्ध द्रव्य की कैटेगरी में रख दिया। तो अब उस अनुपलब्ध द्रव्य की जगह पे फॉर्मुलेशन तो मुझे बनाना है, तो 2 चीज़ों से उस अनुपलब्ध द्रव्य की मैं पूर्ति कर सकता हूँ। या तो आर्टिफिशियली मैं वैसी प्रॉपर्टीज वाला कोई द्रव्य बना दूँ, तो उस द्रव्य को मैं कृत्रिम द्रव्य बोल दूंगा, या फिर अनुपलब्ध द्रव्य की पूर्ति करने के लिए मैं उसके जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज और सिमिलर इफेक्ट वाले किसी और द्रव्य को यूज में लूँ, तो उस द्रव्य को मैं प्रतिनिधि द्रव्य बोलूंगा, है ना, सब्स्टिट्यूट द्रव्य बोलूंगा। तो अनुपलब्ध द्रव्य जो रेयर है या अवेलेबल नहीं है।
कृत्रिम द्रव्य, उसकी पूर्ति के लिए कोई आर्टिफिशियली द्रव्य प्रिपेयर किया गया तो आर्टिफिशियल द्रव्य को कृत्रिम द्रव्य बोल दिया गया। या उस अनअवेलेबल ड्रग, उस अनुपलब्ध द्रव्य के लिए मैंने कोई और द्रव्य जो आर्टिफिशियल नहीं है, जो ऑलरेडी नेचुरल है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज और इफेक्ट है वो अनुपलब्ध द्रव्य के सिमिलर है, तो उसको मैंने प्रतिनिधि द्रव्य कह दिया। तो पहला हमारा वर्ग क्या हो गया, अनुपलब्ध द्रव्यों का। ये रेयर या अनअवेलेबल ड्रग्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रसका। रसका को टूथ या खरपल में क्लासिफाई किया गया है। इससे मतलब रसका को ये समझा जाता है, तो इसको अब सब्सटीट्यूट के रूप में किसको लिया जा रहा है, यशोदा भस्म को, है ना। रसका के सब्सटीट्यूट के रूप में हम यशोदा भस्म को यूज में लेते हैं। या फिर सविरंजन। अब सविरंजन भी, ये भी इसमें अनुपलब्ध द्रव्य में ही आ रहा है, तो सविरंजन रेयर होता है। अब देखिए, बेस्ट टाइप ऑफ अंजन, इसको सविरंजन को माना गया है ना। अंजन में भी रसांजन, सविरंजन वगैरह अलग अलग अंजन माना गया है। आगे देखते हैं उनके टाइप्स, तो उसमें बेस्ट किसको, सविरंजन को माना गया है। तो इस टाइप्स की बात करें तो रस रत्न समुच्चय के हिसाब से अंजन को सविरंजन, रसांजन, पूषा, नील, स्रोतांजन, इन सभी में क्लासिफाई किया गया है। आयुर्वेद प्रकाश के हिसाब से श्वेत सविरंजन और कृष्ण स्रोतांजन। रस तरंगिनी के हिसाब से स्रोतांजन और सविरंजन, ऐसे क्लासिफाई किया गया सविरंजन को। सविरंजन का थेरेप्यूटिक यूजेस क्या होती है, रक्त, पित्त, विष, हिक्का, अक्षिरोग, वुंड हीलिंग। देखिए, मेन आप मतलब समझिए, अनुपलब्ध द्रव्य का मतलब क्या था, कृत्रिम द्रव्य का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सब्स्टिट्यूट्स व्हेन ओरिजिनल्स आर अनअवेलेबल। एग्जांपल, सस्यक, गंधक, काशीस, रसांजन, हिंगुल। सस्यक की बात करें तो ये महारस में आता है। हमने आगे इसके पहले आप रिवाइंड करेंगे तो देखेंगे महारस का जब हमने वर्ग पढ़ा था बहुत स्टार्टिंग में ही, तो उसमें हमने सस्यक को देखा था। कैसे बनाते हैं, प्योर कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व किया, फिर वो जब क्रिस्टलाइज हो गया तो उससे हम ब्लूइश कलर का टूथ निकाल लेते हैं ना। ब्लूइश कलर का टूथ हमको मिल जाता है जब वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो अब अगला कृत्रिम द्रव्य क्या है, गंधक। गंधक नेचुरली भी मिल सकता है, आर्टिफिशियली भी मिल सकता है। काशीस क्या होता है, फेरस सल्फेट। ये भी नेचुरली आर्टिफिशियल दोनों तरीके से मिल सकता है। काशीस को हमने उपरस वर्ग में पढ़ा था। अब रसांजन की बात करें तो रसांजन भी कृत्रिम में है। कैसे, वैरायटी अलग अलग होती है। जैसे शैलज, तो इसको मिनरल से निकाला जाता है ना, और कृत्रिम 1, कृत्रिम 2। तो अब रसांजन या तो शैलज मिनरल से हमको मिला, या फिर इसको हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया। आर्टिफिशियली दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पीत चंदन के से हमने सॉलिड एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, तो उससे हम रसायन बनाते हैं। या फिर दारू हरिद्रा के क्वाद से जो हम सॉलिड एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे हम रसायन बनाते हैं। तो ये रसायन हो गया। अगला हिंगुल। हिंगुल क्या है, तो ये मरकरी, जो पारद का ओर होता है एक हिंगुल, इसको सिनाबार बोलते हैं ना। तो ये साधारण रस में हिंगुल आता है। ऊपर फिर से हमने पहले पढ़ा था साधारण रस का वर्ग, तो उसमें हिंगुल आता है। अब हिंगुल दो फॉर्म के हो सकते हैं, या तो नेचुरल माइन से निकाला जा सकता है, या तो फिर आर्टिफिशियली हिंगुल प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, पारद को सल्फर में 1:4 के रेशियो में मिलाकर आयरन के पॉट में हीट कर देंगे, और फिर उसको वलुका यंत्र में 5 दिन के लिए गरमाएंगे, तो हमको हिंगुल मिल जाता है। देखिए, वलुका यंत्र क्या होता है, ये हम आगे, ये यंत्र उपकरणी नाम का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, उसमें हमको वलुका यंत्र देखने को मिलेगा क्या होता है। तो वलुका मतलब बालू होता है ना, तो बालू एक ऐसा यंत्र जिसमें बालू होता है, जिसकी मदद से, जिसको हम हीट देते हैं। बालू क्यों होता है, सो दैट यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, तो उस यंत्र को बालू का यंत्र बोल देते हैं। खैर, अभी आप इतना समझिए अनुपलब्ध द्रव्य क्या था, और उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हम देखिए। रस का वगैरह है ना, रस का था ना, इसमें अनुपलब्ध द्रव्य में हमने रस का संयोजन देखा था। उसका कृत्रिम द्रव्य क्या होता है, ये सभी कृत्रिम द्रव्य हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, अब हम देखते हैं प्रतिनिधि द्रव्य। हमने क्या बात किया था, अनुपलब्ध द्रव्य जब अवेलेबल ना हो द्रव्य, तो या तो हमने कृत्रिम द्रव्य यूज में लेंगे, कृत्रिम द्रव्य ऊपर मैंने बता दिया क्या होता है, या फिर उसकी जगह पे हम प्रतिनिधि द्रव्य को यूज में लेंगे। प्रतिनिधि द्रव्य मतलब सब्स्टिट्यूट द्रव्य, वो बस देखिए क्या होता है डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूट्स यूज्ड व्हेन द ओरिजिनल अभाव द्रव्य इज अनअवेलेबल। अनुपलब्ध द्रव्य को अभाव द्रव्य भी कह रहा है ना। क्राइटेरिया क्या होता है, मस्ट शेयर सिमिलर प्रॉपर्टी एंड इफेक्ट। प्रतिनिधि द्रव्य अनुपलब्ध द्रव्य की जगह पे यूज कब करेंगे, जब उसकी प्रॉपर्टीज और इफेक्ट सेम हो अनुपलब्ध द्रव्य से। एग्जाम्पल, वैक्रांत। वैक्रांत को किसकी सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करते हैं, वज्र, डायमंड के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करते हैं। वज्र भव्य वैक्रांत, है ना। क्यों, क्योंकि वैक्रांत और वज्र के सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि 8 एजेस, स्मूथ, हैवी, क्लियर, दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टीज है। थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी दोनों के सिमिलर है, जैसे दोनों रसायन का काम करते हैं। वृक्ष, बाल्य, क्षयहर, त्रिदोष शामक का काम करते हैं दोनों।
अगला क्या है, प्रतिनिधि द्रव्य स्वर्ण मक्षिका। किसके प्रतिनिधि के तौर पे यूज करते हैं, स्वर्ण के तौर पे यूज करते हैं। स्वर्ण मक्षिका हमने कहाँ पढ़ा था, उपधातु वर्ग में पढ़ा था। धातु वर्ग में हमने स्वर्ण पढ़ा था, उपधातु में स्वर्ण मक्षिका था। उपधातु क्या होता है, ओर्स होते हैं। तो स्वर्ण मक्षिका क्या है, स्वर्ण का ही ओर है। तो ऑब्वियसली स्वर्ण स्वर्ण की जगह पे स्वर्ण मक्षिका को भी यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि स्वर्ण मक्षिका क्या है, स्वर्ण का ही ओर है। अब स्वर्ण को हम डायरेक्ट यूज क्यों नहीं करते हैं, मेनली रीजन क्या होता है कि स्वर्ण कॉस्टली होता है, इसलिए स्वर्ण मक्षिका का हम यूज में लेते हैं। और स्वर्ण मक्षिका में स्मॉल ट्रेसेस ऑफ गोल्ड होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्वर्ण मक्षिका और है स्वर्ण का। यूज किस चीज में करते हैं, स्वर्ण मक्षिका का रिजुवनेटिव और के तौर पे यूज करते हैं, और ये एक चीपर सब्स्टिट्यूट है स्वर्ण से। अब देखिए पार्ट 2 भी हमारा खत्म हो चुका है। पहले हमने परिभाषा का इंट्रोडक्शन देखा, फिर कुछ द्रव्य के वर्गों की परिभाषा देखी, मतलब उन वर्गों में कौन कौन से द्रव्य आते हैं उनके नाम देखे जो कि आपको याद करने हैं। और आगे अब हम देखेंगे प्रक्रिया परिभाषा, इसमें अलग अलग प्रक्रियाओं की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, अलग अलग प्रक्रियाएं जैसे कौन कौन सी मैंने बताया था। फिर इस पार्ट में मैं आपको कंटेंट्स बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। तो प्रक्रिया परिभाषा में शोधन, मारन, अम्लीकरण, लोहितीकरण, सत्वपातन, अष्ट संस्कार, अपपारत और जारन, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में, इन सभी प्रोसेसेस के बारे में हम जानेंगे। तो ये विधिवत समझने वाली चीज़ है। इसमें अभी तक आपको बस याद करने वाली मैक्सिमम चीज़ें मिली थी, और श्लोक भी जो है वो याद करने वाले, लेकिन इसमें कुछ श्लोक भी रहेंगे। और क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको समझनी है, प्रक्रिया है ना, प्रोसेस है, तो प्रोसेस समझने की चीज़ होती है। पहला प्रोसेस क्या देखेंगे हम, शोधन। जब हम शोधन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो शोधनम दोषहरणम संस्कारस्तु बल तेजसा अभिवर्धनम। शोधन प्रक्रिया से दोषों को हर लिया जाता है। किसके दोषों को हर लिया जाता है, जिस रॉ फॉर्म ऑफ ड्रग को हम थेराप्यूटिकली यूजफुल ड्रग में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, इस रॉ फॉर्म ऑफ ड्रग में कुछ दोष प्रेजेंट है, इन्हीं दोषों को हरने का काम करता है शोधन। और फर्दर सिर्फ दोषों को ही नहीं हरा जाता, इस जो रॉ फॉर्म ऑफ ड्रग है इसके स्ट्रेंथ को, मतलब इसकी पोटेंसी को भी इन्हांस किया जाता है, और इसके लश्चर को भी बढ़ाया जाता है ना। तो शोधन क्या करता है, दोषों को हर लेता है, और संस्कार क्या कर देता है, फर्दर इसके बल मतलब पोटेंसी को बढ़ा देता है, और तेजस को अभिवर्धन मतलब बढ़ा देता है। तेजस मतलब लश्चर है ना। तो शोधन इज एलिमिनेशन ऑफ दोष, वाइल संस्कार इज एनहांसमेंट ऑफ एफिकेसी एंड ब्राइटनेस। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज और टॉक्सिक इफेक्ट्स फ्रॉम अ सब्सटेंस। ठीक है, चरक क्या कहते हैं, चरक शोधन को शुद्धिकरण कहते हैं। शुद्धिकरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स को निकाल देना। लेकिन साथ में ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन की बात नहीं हो रही है शुद्धिकरण से, शुद्धिकरण से पोटेंशिएशन की भी बात हो रही है। लेकिन आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी ने तो अलग से पोटेंशिएशन ऑफ ड्रग को स्पष्ट कर दिया है। आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी साफ साफ कह देता है कि शोधन मतलब सिर्फ प्यूरिफिकेशन नहीं, प्यूरिफिकेशन के साथ साथ पोटेंशिएशन ऑफ ड्रग्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है शोधन के, रिमूवल ऑफ दोष और सॉफ्टनिंग कन्वर्जन फॉर फर्दर फार्मा प्रोसेसेस लाइक मारन, सत्वपातन एक्सेट्रा। अब मैंने क्या बोला, इस रॉ फॉर्म ऑफ ड्रग को थेराप्यूटिकली यूजफुल फॉर्म ऑफ ड्रग में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिर्फ शोधन नहीं करेंगे, शोधन के बाद और भी कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, जैसे मारन, सत्वपातन एक्सेट्रा। तो उन प्रोसेसेस के लिए पहले इस धातु को सॉफ्ट करना पड़ेगा। वो सॉफ्टनिंग कौन करेगा, शोधन ही कर देता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ शोधन की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, सामान्य शोधन, विशेष शोधन। सामान्य शोधन में क्या होता है, कॉमन मेथड फॉर अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स। किसी भी एक वर्ग है, कोई भी एक द्रव्यों का वर्ग है, तो उसके जितने भी द्रव्य हैं उनके लिए कॉमन शोधन मतलब कॉमन मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन सब पे लागू होता है। वो कॉमन चीजें सब में करनी है। उसके बाद पर्टिकुलर द्रव्य को के हिसाब से उसमें विशेष शोधन करते हैं कि हाँ अब ये पर्टिकुलर ड्रग है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक शोधन प्रक्रिया हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन जो सामान्य शोधन जो पूरे कॉमन है सभी उस वर्ग के सभी द्रव्यों के लिए, उसे सामान्य शोधन कह देते हैं। तो कॉमन मेथड फॉर ग्रुप ऑफ ड्रग्स जैसे लोहा, रजत, ताम्र प्यूरिफाइड बाय रिपीटेड क्वेंचिंग इन तेल, तक्र, गोमूत्र, कांजी, कुलथा, क्वाथ एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे लोहा है, रजत है, ताम्र है, ये सेम धातु वर्ग में है ना, शुद्ध लोहा वर्ग में आते हैं, तो सेम वर्ग में ये सभी आ रहे हैं। तो इनके लिए कॉमन मेथड है शोधन का, क्या, रिपीटेड क्वेंचिंग करेंगे इन सभी चीज़ों में, इन सभी लिक्विड मीडियम में। क्वेंचिंग मतलब क्या होता है, पहले उस मेटल को हमने हीट किया, उस धातु को हीट किया, रेड हॉट हो गया, तो उसे हमने उस लिक्विड मीडियम में पोर करके उसमें रैपिड कूलिंग की, फिर से उसको हीट किया, फिर से उस लिक्विड में पोर करके उस लिक्विड में इमर्स करके डिप करके उसको रैपिड कूलिंग की। तो ये लोहा हो, रजत हो, ताम्र, ये सभी एक ही वर्ग हैं, तो इन सभी के लिए ये प्रोसेस तो सेम है। तो सामान्य शोधन ये हो गया। विशेष शोधन क्या होता है, स्पेसिफिक मेथड फॉर इंडिविजुअल ड्रग। अब जैसे लोहा शोधन, पहले तो इन सभी को लोहा, रजत, ताम्र को सेम चीज किया, ऐसे मीडियम्स में बार बार उसको क्वेंच किया, बार बार हीट किया, उसमें डिप किया। लेकिन विशेष शोधन, अब लोहा शोधन की बात करें तो लोहा के लिए इंडिविजुअलाइज्ड हो गया है ना, इंडिविजुअल हो गया यहाँ पे
स्पेसिफिक हो गया शोधन का प्रक्रिया विशेष शोधन। तो लोहा का विशेष शोधन क्या होता है? निर्वापन इन त्रिफला क्वाथ 7 टाइम्स। निर्वापन मतलब वही चीज है कि लोहा को हमने रेड हॉट किया और त्रिफला क्वाथ में स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे, त्रिफला क्वाथ में उसको डिप किया। कितनी बार? 7 बार। फिर से हॉट किया, फिर से डिप किया, और ये प्रक्रिया हम 7 बार करेंगे, है ना। तो ये लोहा का विशेष शोधन हो गया। अब ये सिर्फ लोहा के लिए अप्लाई होता है, बाकी उसके ग्रुप ऑफ धातुओं के लिए अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो सामान्य विशेष समझ गए। जो वर्ग के जितने द्रव्य हैं उनके लिए जो कॉमन मेथड ऑफ शोधन है उसको हम सामान्य शोधन कह रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए जो स्पेसिफिक मेथड ऑफ शोधन है उसे हम विशेष शोधन कहते हैं। जैसे कि लोहा शोधन का एक हमने एग्जांपल लिया। अब क्लासिफाई करें शोधन को तो बेस्ड ऑन अग्नि या बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ यूज, दो बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑफ अग्नि की बात करें, बेस्ड ऑन अग्नि की, तो शोधन प्रक्रिया में अगर हम अग्नि को यूज में ले रहे हैं तो अग्नि शोधन कहेंगे। अगर शोधन की प्रक्रिया में हम अग्नि को यूज में नहीं ले रहे हैं तो निरग्नि शोधन कहेंगे। अग्नि शोधन में निर्वापन, ढालन, भर्जन, पुटा, स्वेदन, पातन, इन सभी को अग्नि शोधन। ये शोधन की एक अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं में अग्नि को यूज में हम लेते हैं, लेकिन निरग्नि शोधन जैसे भावन, प्रक्षालन, शोषण, निमाजन, सिंचन, घर्षण, इन सभी में हम अग्नि को यूज में नहीं लेते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम जानेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। इन सभी के बारे में हम देखना है कि कैसे प्रक्रिया करते हैं। फिर आप उसमें देखिएगा कि उसमें अग्नि का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अग्नि का यूज हो रहा होगा तो हम उसको अग्नि कहेंगे, अग्नि का यूज नहीं हो रहा होगा तो निरग्नि कहेंगे। तो ये दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, अग्नि, निरग्नि शोधन। अब सोर्स यूज के आधार पे अगर प्लांट ओरिजिन सोर्स को हम यूज कर रहे हैं शोधन के लिए, जैसे कि सोरस, कषाय, क्षीर, तेल, सुक्ता, कांजी, अर्क, मध्य, इन सभी को हम यूज में ले रहे हैं शोधन प्रक्रिया के लिए, तो ये प्लांट ओरिजिन सोर्स हो गया, है ना। एनिमल ओरिजिन सोर्स क्या होगा शोधन के लिए? जैसे क्षीर, मधु, मूत्र, रक्त, आर्तव, दधि, तक्र, मांस रस, कुकुट अंड, तेल, इन सभी को अगर हम यूज में ले रहे हैं शोधन प्रक्रिया के लिए तो ये एनिमल ओरिजिन हो गया है। फिर मिनरल ओरिजिन द्रव्यों का भी हम यूज कर सकते हैं शोधन प्रक्रिया के लिए, जैसे जल, द्रव, चूर्ण, उदक, नींबू, सोरस आदि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन अग्नि और निरग्नि शोधन इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स ऑफ शोधन की बात करें, अब देखिए तो अलग अलग टेक्निक्स ऑफ शोधन, मतलब कैसे शोधन, सिर्फ उसको क्वेंचिंग करना, उसको हीट करना, क्वेंचिंग करना, वो तो एक एग्जाम्पल था, है ना। और भी बहुत टेक्निक होते हैं शोधन के। कैसे? शोधन की पहली टेक्निक है स्वेदन। स्वेदन कैसे करते हैं? बॉइलिंग इन लिक्विड। तो डोला यंत्र में कोई भी द्रव्य है तो उसको पोटली में लेकर लिक्विड मीडियम में इमर्स कर लिक्विड को बॉईल कर देंगे, तो उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज हैं वो सभी डिफ्यूज हो जाएंगे उस लिक्विड मीडियम में, है ना। जैसे कि एग्जांपल है हड़ताल इन कुष्मांडा सोरस। स्वेदन प्रक्रिया एकदम अच्छे से, जो भी मैंने कहा डोला यंत्र, पोटली में कैसे रखेंगे, वो चीजें आगे एक टॉपिक है अष्ट संस्कार पारद, उसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, है ना, स्वेदन के बारे में। अभी बस इतना समझिए कि किसी भी द्रव्य को पोटली में लेकर एक लिक्विड मीडियम में इमर्स करके उस लिक्विड को हमने बॉईल कर दिया, तो उस पोटली के अंदर प्रेजेंट द्रव्य के जितने भी इम्प्योरिटीज हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे लिक्विड मीडियम में। एग्जाम्पल क्या है? हड़ताल का हम शोधन करते हैं कुष्मांडा सोरस में। अगला टेक्निक है मर्दन। मर्दन मतलब क्या है? ग्राइंडिंग। ग्राइंड मतलब खलव यंत्र, जो होता है ना, खलव यंत्र होता है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लैब में। खलव यंत्र में हमने उसको डाला और बार बार उसको घिसेंगे, है ना। मर्दन करने से भी उसकी कई सारी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती हैं। अब मर्दन कुछ लिक्विड उसमें डाल के उसको सॉफ्ट करके भी कर सकते हैं, या बिना लिक्विड के भी बस उसको मर्दन कर सकते हैं। जैसे पारद का मर्दन करके हम पारद शोधन करते हैं। जब पारद का शोधन करते हैं मरकरी का, तो उसमें मर्दन करते हैं, ठीक है। तो ग्राइंडिंग विद और विदाउट लिक्विड। ढालन, तो ढालन में क्या करते हैं कि मेल्ट करते हैं। कोई भी एक मेटल है, पहले उसको हमने मेल्ट किया और फिर एक लिक्विड मीडियम में डाल दिया, तो लिक्विड मीडियम में नीचे जाकर वो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में सेटल हो जाएगा, फिर उसको छान लेंगे, धो लेंगे। ढालन यही होता है। नाग, वंगा, जैसे टिन वगैरह का होता है, तो इन सबको पहले हम मेल्ट करते हैं, और कोई भी एक लिक्विड मीडियम सभी के लिए अलग अलग होता है, सभी धातु के लिए अलग अलग लिक्विड मीडियम होता है। फिर उसको मेल्ट किया, उसको एकदम अभी मेल्ट उसमें ही है ना, अभी मेल्टेड ही है वो, तो उसी को लिक्विड फॉर्म में डाल देंगे उस लिक्विड मीडियम में, तो नीचे जाके वो कंडेंस हो जाएगा, जम जाएगा और ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में मिल जाएगा, फिर उसको धो देंगे। तो इसको ढालन कहते हैं। इस तरीके से शोधन करते हैं। निर्वापन एक टेक्निक है शोधन का। निर्वापन कैसे करते हैं? उसको रेड हॉट करेंगे, उसको मेल्ट नहीं किया, देखिए ढालन में मेल्ट करके लिक्विड में इमर्स कर रहे थे, लिक्विड में पोर कर दे रहे थे, और निर्वापन में बस उसको रेड हॉट किया और एक लिक्विड मीडियम में उसको इमर्स कर दिया। हम निर्वापन कर रहे थे ना, लोहा का विशेष शोधन में हम देखा था कि त्रिफला क्वाथ में 7 बार निर्वापन कर रहे हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा था।
अविशेष शोधन क्या होता है। तो निर्वापन मतलब उसको रेड हॉट किया और एक लिक्विड मीडियम में डिप कर दिया, तो ये धातु शोधन के लिए यूज़ करते हैं। निर्जलीकरण क्या होता है कि कोई भी एक द्रव्य है, उसमें कुछ वाटर का कंटेंट है, तो उसमें से निर्जलीकरण मतलब जल को निकालना है ना, तो उसको उसमें से उसको हीट कर देंगे सो दैट उसका जो लिक्विड उसमें जो भी मॉइस्चर वगैरह कंटेंट है वो सभी इवापोरेट हो जाए। तो इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। जैसे स्फटिक है, तो स्फटिक का शोधन करने के लिए उसमें निर्जलीकरण करते हैं, उसको हीट करते हैं सो दैट उसका मॉइस्चर कंटेंट निकल जाए, तो एक शोधन की प्रक्रिया है। निमज्जन क्या है, डिपिंग इन लिक्विड फॉर सम टाइम। जैसे वत्सनाभ, विष वर्ग में हमने पढ़ा था कि वत्सनाभ होता है, तो वत्सनाभ एक विष है, तो इसको क्या करेंगे, वत्सनाभ को हम लिक्विड मीडियम में डाल देंगे सो दैट उसकी जितना भी मतलब उसका उष्णता है, जितनी भी तीक्ष्णता है, वो जितने भी इम्प्योरिटीज है इनफैक्ट वो सभी उसमें क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा उस लिक्विड मीडियम में। भावना क्या होता है, वेट ट्रिचुरेशन। ट्रिचुरेशन मतलब वही ग्राइंडिंग है क्या, लेकिन उसमें कुछ लिक्विड मीडियम डाल कर उसको जब ट्रिचुरेट कर रहे हैं तो उसको भावना कह देंगे। जैसे गैरिक का भावना करते हैं, गैरिक शोधन के समय पे गोद दूध में, गाय के दूध में गैरिक में गाय का दूध, गैरिक डालेंगे खलोयंत्र में, गाय का दूध रखेंगे और उसको बार बार ट्रिचुरेट करेंगे, है ना, ये भावना हो गया। भर्जन क्या होता है, भर्जन मतलब भूंज देना, जैसे चिवड़ा भूंज के हम लोग खाते हैं बारिश के दिनों में। भर्जन मतलब क्या है, फ्राइंग, रोस्टिंग विद घृत। जैसे गैरिक शोधन में उसके बाद क्या करेंगे, भर्जन कर देते हैं गैरिक को। ये भी तरीका है गैरिक शोधन का, एक तो ये आप तो आपने गौ दूध में डाल के भावना कर दिया, या फिर गैरिक को हम घी में डाल के, पहले घी लिया पतीले में कढ़ाई में, उसमें गैरिक डाल के उसको बार बार फ्राई कर दिया, तो ऐसे करके हम गैरिक का शोधन कर सकते हैं। तो ये शोधन की कुछ टेक्निक्स हो गई। शोधन मतलब क्या होता है वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब अगले टेक्निक पे बढ़ते हैं। क्या है, एक रॉ ड्रग को हमें मेडिसिनली यूजफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, तो पहला प्रोसेस हमने उसमें शोधन किया। अब आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अगला प्रोसेस क्या है, मारन। मारन को क्या कहते हैं, इंसिनरेशन कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, शोधितान लोह धातवादि विमर्द्य स्वरस आदि भी अग्नि संयोगतो भस्मीकरणम मारणम स्मृतम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्टिंग प्यूरिफाइड मेटल्स एंड मिनरल्स। प्यूरिफाइड मेटल्स या मिनरल्स मतलब शोधित मेटल या मिनरल, शोधित धातु। प्यूरिफाइड मेटल मतलब जिसका ऑलरेडी पहला प्रोसेस से वो गुजर चुका है, वो शोधन उसका हो चुका है, वो प्यूरिफाई हो चुका है। अब इसी प्यूरिफाइड मेटल्स को या मिनरल्स को हम लेविगेट करेंगे विद लिक्विड जूसेस और डिकॉक्शंस। लेविगेट करेंगे मतलब इसी में कोई लिक्विड डाल के उसको ट्रिचुरेट करके उसको छोटे छोटे बोलस के फॉर्म में क्रिएट करेंगे, मतलब छोटे छोटे गोल गोल आकार का वो क्रिएट करेंगे बोलस के फॉर्म में, और उसको इंसिनरेट कर देंगे, हाई टेम्परेचर में उसको रख देंगे। अब उस गोले गोल पेलेट्स को ड्राई करके हम हाई टेम्परेचर में रख देंगे सो दैट, अब मारन के बारे में आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे जब अष्ट संस्कार ऑफ पारद पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना समझिए, उसको हाई उसमें रख दिया। अब क्या करेंगे, अब वो एकदम गर्म हो गया है ना, रेड हॉट हो गया, फिर उसको निकालेंगे, उसको ग्राइंड कर देंगे तो ऐश के फॉर्म में मिल जाएगा, तो भस्म बन गया है ना। भस्मीकरणम मारणम स्मृतम। भस्मीकरणम अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, मारण करके, सो दैट उसको हम भस्म के फॉर्म में क्रिएट कर सके। ठीक है, अब कन्वर्जन ऑफ प्यूरिफाइड मेटल्स या मिनरल्स इनटू फाइन भस्म। फाइन भस्म क्रिएट करने को क्या बोल देते हैं, श्लोक देख लें, शोधितान है ना, जो शोध की, जिसमें ऑलरेडी शोधन कर दिया गया हो, लोहा या बाकी लोह धातु आदि, लोह या फिर बाकी आदि धातुओं में जिसमें शोधन कर दिया है, उसको विमर्द्य, उसको और ज़्यादा ट्रिचुरेट करेंगे स्वरस आदि भी से, अलग लिक्विड मीडियम के साथ उसको ट्रिचुरेट करेंगे बार बार। उसके बाद अग्नि संयोग, तो उसको अग्नि में डाल के उसको फिर से भस्मीकरण, उसका भस्मीकरण कर देंगे, अग्नि में डाल के, अग्नि से उसका संयोग करा के, मतलब अग्नि में उसको डाल के रेड हॉट उसको बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे हाई टेम्परेचर में, उसके बाद उसका भस्मीकरण कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे, भस्म बन जाएगा। रस टेक्स्ट में क्या लिखा है, मृु मतलब किल। जो मारन में मृु है, मृु मतलब क्या है, किल करना। किसको किल करना, जो भी धातु है, जो भी मेटल है, उसकी जो मेटेलिक हार्डनेस है, जिसके कारण वो टॉक्सिक के रूप में शरीर में टॉक्सिसिटी करता है, उस मेटेलिक हार्डनेस को मारने की बात की जा रही है यहाँ पे। मृु मतलब उस मेटेलिक हार्डनेस को मारने की बात की जा रही है, सो दैट इट कैन बी मेड सेफ फॉर थेरेपी। ये हो गया मारन का। मारन में मृु का मतलब, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मारन क्या है, कन्वर्ट्स इनटू भस्म, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू न्यू कंपाउंड, भस्म हमको क्रिएट कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंस है भस्म इसका। और भस्म क्यों क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट इट्स पार्टिकल साइज कैन बी रिड्यूस्ड फर्दर, द बायो अवेलेबिलिटी एंड पोटेंसी विल इंक्रीज ऑफ दैट धातु, है ना। तो उस धातु का हमने भस्म बनाया सो दैट उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस हो सके, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ सके और पोटेंसी भी बढ़ सके, ठीक है। टाइप्स ऑफ मारन क्या होता है, विसरस भस्म। मैंने क्या बोला, लोहा आदि धातुओं को में
स्वरस आदि भी मिलाकर उसको पहले ट्रिचुरेट करते हैं ना। तो वही ट्रिचुरेट करने के प्रक्रिया में पहले उसको जो पहले हम ग्राइंड करके बोलस बना रहे हैं, उस बोलस बनाने की प्रक्रिया में अगर हम रस भस्म को भी यूज़ में ले रहे हैं उस बोलस की प्रक्रिया में, तो ऐसे मार्न को श्रेष्ठ बोलेंगे। और वहीं उस बोलस बनाने की प्रक्रिया में बस प्लांट मटेरियल्स को यूज़ में ले रहे हैं तो वो मध्यम मारन हो गया। गंधक या सल्फर के यूज़ में ले रहे हैं तो कनिष्ठ हो गया, या फिर हम अरी लोहा को भी यूज़ में ले सकते हैं मारन की प्रक्रिया में। तो मारन की वो प्रक्रिया जिसमें हम धातु में रस भस्म मिला के तब उसको ग्राइंड करके बोलस बना रहे हैं, तो इस जिसमें रस भस्म को यूज में ले रहे हैं उसको हम श्रेष्ठ मारन कहेंगे। ठीक है, मारन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सामान्य मारन, विशेष मारन, दो प्रकार से मारन हो सकता है। कॉमन मेथड फॉर ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स के लिए जो कॉमन मेथड है मारन का उसको सामान्य मारन कहेंगे। और ड्रग स्पेसिफिक मारन, जैसे एग्जाम्पल लोहा, तो कोई ड्रग होते हैं जिनके स्पेसिफिक उस मेटल के लिए अलग से एक मेथड बनाया गया है मारन का, है ना, तो उसे विशेष मारन कहेंगे। अब मेथड ऑफ मारन, मारन की अलग अलग तरीके, किस टेक्निक से मारन किया जा सकता है। तो पहला टेक्निक क्या है, अग्निपाक मेथड, इसको आयस्कृति मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, आयरन हीटेड एंड क्वेंच्ड इन त्रिफला, गोमूत्र, लवण एक्सेट्रा फाइन, और तब तक वो करेंगे। अब क्या होगा, रैपिड आप उसको उसको आपने रेड हॉट किया, फिर रैपिड कूलिंग की, ये जब बार बार कहते हैं तो मेटल ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद क्या करेंगे, एकदम वो हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ खो जाएगी। और फिर जब उसको ग्राइंड करेंगे ना तो कोलिरियम लाइक पाउडर, जो अंजन आपने दिनचर्या में अंजन पढ़ा था, तो उस अंजन लाइक कंसिस्टेंसी जब हो जाती है तो समझ जाइए कि अग्निपाक मेथड से लोहे का मारन कर दिया जा चुका है। तो लोहे का मारन कैसे करेंगे, हीट करेंगे, क्वेंच करेंगे, इन सभी चीज़ों में, जब तक वो अंजन के फॉर्म में हमको मिल नहीं जाता। अगला मेथड क्या है, पुटापाक मेथड। पुटापाक मेथड में क्या है, लेविगेटेड ड्रग्स, कोई भी ड्रग है उसमें कोई डिकॉक्शन वगैरह मिला के उसको हमने ग्राइंड किया, बोलस बनाया, और स्मॉल पेलेट्स जब बन गए तो उसको हमने ड्राई किया, ड्राई करने के बाद पुटा में एक्सपोज किया। ठीक है, मारन में ऊपर जो हमने पढ़ा था वो पुटापाक मेथड ही मेनली पढ़ा था, क्योंकि मेन जो मेथड है वो यही है, इसी मेथड से ज़्यादा करके वो किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, धातु का लिविगेट करते हैं, प्लेट बनाते हैं, प्लेट को सन में ड्राई करेंगे, उसके बाद उसको पुटा में एक्सपोज करेंगे। पुटा मतलब अग्नि में एक्सपोज करेंगे, हाई टेम्परेचर में एक्सपोज करेंगे। पुटा दरअसल क्या होता है, पूरे प्रोसेस को ही पुटा बोलते हैं। किस प्रोसेस को, उसको लिविगेशन करना, स्मॉल पेलेट्स में तब्दील करना, उसको ड्राई करना और उसको अग्नि में एक्सपोज करना, ये पूरा पुटा का मेथड हो गया, है ना। अब पुटा मेथड में हम पाक कर देंगे। टाइप्स ऑफ पुटा क्या होता है, सूर्य पुटा, चंद्र पुटा, अग्नि पुटा। तो इस ड्राइड स्मॉल पेलेट को हम कहाँ पे पाक कर रहे हैं, कहाँ पे इसको हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, या फिर हाई टेम्परेचर नहीं, मतलब टेम्परेचर कहाँ पे इसको मिल रहा है। अगर सूर्य की किरणों से मिल रहा है, अगर सूर्य में हम ले जाके नॉर्मल उसको एक्सपोज कर रहे हैं सो दैट सूर्य में ही वो पक जाएगा, तो उसको सूर्य पुटा बोलेंगे। चंद्र पुटा, चांद की जो रेडिएशंस है वहाँ पे अगर हम रात को उसको रख दे रहे हैं सो दैट चांद की किरणों क्या वो जो रिफ्लेक्ट होकर आती है, एनीवेज चांद की नीचे, मूनलाइट के नीचे उसको रख एक्सपोज कर रहे हैं इस ड्राइड पेलेट को, तो इसको चंद्रपुटा में कंसिडर करेंगे। या फिर आग में ड्राइड, उसको जो पेलेट है उसको हम आग में हम रख रहे हैं ना, और हाई टेम्परेचर दे रहे हैं और उसमें उसका पाक कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, अग्निपुटा बोल देंगे। अग्निपुटा को फर्दर मृदुपुटा, मध्यम पुटा, तीव्र पुटा में क्लासिफाई किया गया है। अग्निपुटा में क्या, गाय के जो उपले होते हैं, जो भी गोबर के उपले होते हैं, तो उन उपलों में हम इन ड्राई प्लेट्स को रख देंगे जब तक वो रेड हॉट हो जाएगा, फिर निकाल के उसको पीस देंगे और हमको भस्म मिल जाएगा, है ना। तो अब कितने उपले हम रख रहे हैं, ज़्यादा उपले रखेंगे तो हाईयर टेम्परेचर होगा, थोड़े कम रखेंगे तो मध्यम टेम्परेचर मिलेगा, और एकदम कम गाय के उपले रखेंगे तो कम टेम्परेचर मिलेगा, हम, है ना। तो वही इसी में अग्निपुटा को हमने क्लासिफाई किया गया है कि इंटेंसिटी ऑफ हीट कितना दे रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ हीट दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा गाय के उपलों को यूज़ में ले रहे हैं तो उसको तीव्र पुटा बोल देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ हीट कम है तो मध्यम पुटा, और एकदम कम है तो मृदु पुटा। अब इन पुटा के बारे में आप यंत्रोपकरणी में फिर से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझिए, आप समझ गए होंगे अग्निपुटा मतलब क्या होता है। मृदु पुटा में लावक या कपोत पुटा को रखा गया है, कुकुट पुटा या वराह पुटा मध्यम पुटा में आता है, गज और महापुटा तीव्र पुटा में आता है। ये सभी वर्ड्स अभी के लिए इंपॉर्टेंट मत समझिए इसको, ये हम देखेंगे यंत्रोपकरणी अध्याय में कि ये लावक पुटा, कपोत पुटा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अभी बस इतना समझिए कि इंटेंसिटी ऑफ हीट के आधार पर हमने अग्निपुटा को मृदु पुटा, मध्यम पुटा और तीव्र पुटा में क्लासिफाई किया। अब अगला टेक्निक ऑफ मारन, कुपीपको मेथड। पहला टेक्निक ऑफ मारन हमने क्या पढ़ा, अग्निपाक मेथड, फिर हमने पुटापाक मेथड पढ़ा। अब कुपीपको मेथड पढ़ें। देखिए जहाँ भी आपको लग रहा है कि हम
पीछे वाले याद नहीं आ रहा है, एकदम ब्लैंक से हो जा रहे हैं, तुरंत रिवाइंड करिए, उसको तुरंत देखिए, क्योंकि आप पहले का पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तब ये वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। अदरवाइज काइंड ऑफ मेहनत उतना ही पड़ जाएगा, तो उसका कोई पॉइंट है नहीं, बार बार आप देखेंगे, मेरा तो वॉच आवर बढ़ेगा लेकिन फिर आपको आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अभी रिवाइंड करिए, इसको याद कर लीजिए। और कूपी पक्को मेथड की बात करें, अगला जो मेथड है उसमें क्या है, उसके स्टेप्स क्या होता है, पहले शोधन किया हमने, फिर कजली निर्माण किया। कजली निर्माण क्या होता है, देखिए कजली क्या होता है, जैसे पारद है, नहीं जैसे कोई धातु है, तो धातु जो शुद्ध धातु उसका शोधन हमने कर रखा है, उसमें हम पारद मिलाएंगे, उसको ट्रिचुरेट करेंगे, फिर उसमें हम गंधक मिलाएंगे सल्फर, फिर उसको हम ट्रिचुरेट करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, ये चीज़ जब हम निकल लिया, पहले पारद शुद्ध मेटल में पहले पारद मिलाया, ट्रिचुरेट किया, फिर गंधक मिलाया, उसको ग्राइंड किया, तो फाइनली हमको काजल टाइप की चीज़, काजल इन द सेंस अंजन टाइप की, फाइन ब्लैक सॉफ्ट टाइप का एकदम आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा, तो उसी पाउडर को हम कजली बोलते हैं। तो वही पहले धातु को हम शोधन करते हैं, फिर कजली निर्माण करेंगे उसमें, फिर भावना करेंगे, भावना मतलब कोई लिक्विड मीडियम डाल के फिर उसको ऐसे ऐसे ग्राइंड करेंगे। फिर अब इस कजली को हम क्या करेंगे, तो देख रहे हैं आप, देख रहे हो विनोद, क्या होता है, पहले शोधन किया हमने, फिर उसको कजली बनाया पारद डाल के और सल्फर डाल के, और फिर उस कजली में एक लिक्विड मीडियम डाल के उसको फिर से ग्राइंड करेंगे, तब तक ग्राइंड करेंगे जब तक वो लिक्विड मीडियम मतलब खत्म ना हो जाए, जब तक वो ड्राई ना हो जाए। फिर से कजली में लिक्विड डाला, फिर उसे उसको ग्राइंड करके ड्राई कर दिया। अब जो हमको मिला, जो कजली बचा, वो ड्राई होने के बाद, भावना होने के बाद, कजली का जो कजली बचा, इसको हम कांच कूपी में डालते हैं। कांच कूपी मतलब, कांच मतलब क्या होता है, शीशा ना, तो कांच कूपी मतलब जो शीशे का बॉटल होता है, जो शराब की बॉटल होती है ना मेनली, उस टाइप की बॉटल में हमने इस कजली को डाल दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब इस कांच कूपी को, अब इस शीशे के ग्लास को, अब क्या करेंगे, शीशे के ग्लास को एक जगह रख दीजिए। अब एक कपड़ा लीजिए और कपड़े पे मड को, मतलब होता है ना मिट्टी को, क्ले को, उस पर पूरा पोत दीजिए उस कपड़े पे। अब इस कपड़े को हमने इस कांच कूपी के चारों तरफ रैप कर दिया 7 बार। ठीक है, अब ये क्लॉथ से रैप किया गया, ये क्ले लगा हुआ है, क्लॉथ से रैप किए गए कांच कॉपी को हम वालुका यंत्र में डालेंगे। वालुका यंत्र में क्या होता है, एक यंत्र होता है, एक डब्बा जैसा समझ लीजिए, उसमें क्या है, बालू है, बालू के अंदर हमने इस कांच कॉपी को रख दिया और नीचे से हम हीट दे रहे हैं। बालू का सिग्निफिकेंस क्या है, सो दैट जो हीट है उसका यूनिफॉर्मली वो हीट स्प्रेड हो पाए, है ना। अदरवाइज कांच कॉपी के नीचे से हीट देंगे तो नीचे बस गर्म होगा, है ना, फट जाएगा, यूनिफॉर्मली वो हीट स्प्रेड नहीं होगा। इसलिए वालुका यंत्र में हमने उस कांच कॉपी को डाल दिया, उस वालुका यंत्र को हम हीट कर रहे हैं। अब उस बालू के वजह से कांच कॉपी में चारों तरफ यूनिफॉर्मली हीट स्प्रेड हो गया और चारों तरफ से हमारा जो कांच कॉपी है गर्म हो रहा है, उसके अंदर की कजली भी गर्म हो रही है। ठीक है, अब फाइनली जब एकदम गर्म हो चुका है तो उसको कूल करने के लिए छोड़ देंगे। जब वो कूल हो गया तो नीचे हम जो, अब कांच कॉपी को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब उस कांच कॉपी को जो नीचे बॉटम पे हमको अपना भस्म मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है कूपी पक्को मेथड से भस्मीकरण का। शुद्ध मेटल को, शुद्ध धातु को कजली निर्माण किया, भावना किया, उसको कांच कॉपी में डाला, कांच कॉपी को वालुका यंत्र में डाला, वालुका यंत्र को फिर हीट होने के बाद कूल किया और फाइनली हमको भस्म मिल गया एट द बॉटम ऑफ द कांच कॉपी। अगला टेक्निक ऑफ मारन क्या है, भानुपाक मेथड, सन ड्राइंग। तो कजली पारद डाल के फिर गंधक डाल के कजली निर्माण हमने कर लिया है। अब उसमें लोहा के, आयरन के छोटे छोटे पीसेस डालेंगे और हर्बल डिकॉक्शन एक क्वार्ट डालेंगे, डिपेंड करता है किसका हम शोधन कर रहे हैं। हर्बल डिकॉक्शन डाला, उसको सन के अंडर, उसको हीट की, सन के अंडर उसको रख दिया सो दैट वो ड्राई ना हो जाए। फिर से उसमें ये चीज़ करेंगे और बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। उसके बाद डिपेंड करता है किसका हम शोधन कर रहे हैं। फाइनली हमको जो लोहा मिला उसको भानुपाकी, एग्जाम्पल क्या है, भानुपाकी लोहा। लोहा का जब हम शोधन करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, भानुपाकी लोहा। मतलब भानु मतलब सूर्य में पका हुआ लोहा। ठीक है, कूलिंग मेथड क्या है, स्वांग शीत, नेचुरल सेल्फ कूलिंग। अगर पुटा में मान लीजिए पुटा पाक हम कर रहे हैं तो उसमें अगर हमने वो हीट हो गया, उसका अपने आप उसको कूल होने के लिए हम छोड़ दिया, तो हम इसका मतलब क्या है, हम स्वांग शीत कर रहे हैं उसको, है ना, अपने आप उसको कूल होने के लिए छोड़े। बाह्य शीत मतलब उसको निकाला, अलग से हम कूल कर रहे हैं, तो इसको एक्सटर्नल कूलिंग आफ्टर रिमूवल फ्रॉम फायर इज नोन एज बाह्य शीत। एग्जाम्पल क्या है, स्वर्णवंग प्रिपरेशन। जब स्वर्णवंग का प्रिपरेशन करते हैं तो उस प्रोसेस में बाह्य शीत अलग से हम उसको कूल करते हैं और स्वांग शीत में हम उसको खुद ही से कूल होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा शोधन और मारन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेंदी प्रक्रियाएं थी, है ना। अब आगे जो है ये इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। जैसे कि अमृतीकरण की बात करें, लोहितीकरण, तो बहुत छोटे हैं। अमृतीकरण की बात करें, डेफिनेशन क्या है, लोहादिनाम मृतानाम वैशिष्ट दोषानुक्ते क्रियते यत्तु संस्कारम अमृतीकरणम स्मृतम। लोहादिनाम मृतानाम, जो ही मृत लोह आदि धातु हैं उनके जो रिमेनिंग दोष हैं उनके भी रिमूवल को हम अमृतीकरण कहते हैं, अमृतीकरणम स्मृतम।
एलिमिनेशन ऑफ रेसिडुअल दोषास फ्रॉम मृत लोहास इज नोन एज अमृतिकरण। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अभ्रक भस्म बॉइल्ड विथ गो घृत, तो हमको मिल जाता है अमृतकृत अभ्रक। ठीक है, तो अभ्रक भस्म को जो हमने गो घृत में बॉयल कर दिया, तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं कि अमृतिकरण कर दिया हमने अभ्रक भस्म का। ठीक है, इसके फायदे क्या, अमृतिकरण के तीक्ष्णता घट जाती है, आग्नेयत्व घट जाती है, पोटेंसी और सेफ्टी भस्म की बढ़ जाती है। अप्लाइड टू मेनली ताम्र एंड अभ्रक, ताम्र और अभ्रक में मेनली अमृतिकरण की जाती है। अगला प्रक्रिया क्या है, लोहितीकरण। डेफिनेशन क्या है, प्रोसीजर डन ऑन अभ्रक भस्म टू इंड्यूस रक्त वर्ण। अभ्रक भस्म में हम रक्त वर्ण लाने के लिए जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसे हम लोहितीकरण, लोहित मतलब क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, तो वही अभ्रक भस्म को रेड करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको लोहितीकरण कहते हैं। कैसे करते हैं, अभ्रक भस्म को हमने ट्रिचुरेट कर दिया रक्त वर्ग द्रव्यों के साथ, तो ऐसे द्रव्य जिनका रक्त कलर क्या रेड है, उनके साथ अभ्रक भस्म को हमने ग्राइंड कर देते हैं। जैसे रक्त वर्ग के द्रव्य कौन है, गंगेरुकी, बाद्रमुस्ता, वातक्षीर, हरिद्रा द्रव, समांग क्वाथ एक्सेट्रा, पुटा गिवन 2 to 3 टाइम्स। तो इसको पहले ग्राइंड कर दिया रक्त वर्ग द्रव्यों के साथ, फिर पुटा में हमने एक्सपोज कर दिया 2 से 3 बार, फाइनली हमको रेड कलर अभ्रक भस्म मिल जाता है। ये लोहितीकरण प्रोसेस था। अगला प्रोसेस क्या है, सत्वपातन, शुद्ध आर्तव, बीज आर्तव, ये इसके क्या है, स्टेजेस हैं। 2 स्टेजेस में सत्वपातन जो होता है उस 2 स्टेजेस में होता है, तो इन 2 स्टेजेस का नाम क्या है, शुद्धावर्त और बीजावर्त। तो सत्वपातन की बात करें, डेफिनेशन क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सत्व ऑफ मेटल्स और मिनरल्स। पहले मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही वीडियो को बता दिया था सत्वपातन क्या होता है। तो कोई भी मेटल या मिनरल है वो उसका जो सत्व भाग, जो एसेंस भाग है, उसको निकालने को सत्वपातन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन एक्टिव एसेंस इन स्मॉल डोज विदाउट रिड्यूसिंग थेरेप्यूटिक एफिकेसी। अब कोई बल्क है उससे एसेंस निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जहां हम मुझे इतना बल्क देना था मतलब इतना बल्क यूज हो रहा था एक डोज के फॉर्म में, तो उसका एसेंस मैंने निकालिए, तो बहुत कम उसका डोज मैंने कम कर दिया जो मुझे देना पड़ेगा, है ना। और सो दैट विदाउट रिड्यूसिंग थेरेप्यूटिक एफिकेसी, और ऐसा तो नहीं है कि कुछ निकाल लिया और जहाँ इतना दे रहे थे थेरेप्यूटिक एफिकेसी ज़्यादा थी, कम दे रहे हैं तो कम हो जाएगी, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि जो एसेंशियल पार्ट जो मेन हमको यूज़ में लेना था वही चीज़ हमने निकाला है, तो थेरेप्यूटिक एफिकेसी भी कम नहीं होती है। इससे और फायदे क्या है, बल्क कम हो जाता है और पोटेंसी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल क्या है, अभ्रक सत्व, जैसे अभ्रक सत्व का निकालना, सत्वपातन से हम अभ्रक सत्व निकालते हैं। अब अभ्रक सत्व एसेंस ऑफ जो अभ्रक है उसका यूज कहाँ पे आएगा, जारन ऑफ पारद, पारद में। अब आगे जो हम अष्ट संस्कार ऑफ पारद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एक प्रक्रिया होती है जारन, है ना। तो अष्ट संस्कार में जो टोटल 18 संस्कार पढ़ेंगे उसमें जारन 13वां संस्कार है आई थिंक। तो उस जारन प्रक्रिया में, पारद के जारन प्रक्रिया में हम अभ्रक सत्व को यूज में लेते हैं, तो इसलिए सत्वपातन कर रहे हैं। तो देखिए सत्वपातन से माक्षिक सत्व भी एक्सट्रैक्ट कर सके हैं, किस लिए, लोहावाद के लिए। तुवरी सत्व का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तुवरी सत्व किस में यूज आता है, बंधन ऑफ रस या उपरस। बंधन क्या होता है, उसको सॉल्टिफाइड फॉर्म में रखना, रस को। जब स्टेजेस ऑफ सत्वपातन की बात करते हैं तो 2 स्टेजेस होते हैं, पहला है बीज आवर्त, दूसरा है शुद्ध आवर्त। बीज आवर्त में क्या होता है, जैसे कोई ओर है, ओर के एसेंस भाग को, ओर के सत्व को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ओर का सत्व क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट मेटल है ना। तो जब हम ओर को मेल्ट कर रहे होते हैं तो उसमें से एक फ्लेम निकलेगा। पहले कैसा फ्लेम निकलेगा, जो भी मोल्टेन मेटल है उसी कलर का फ्लेम निकल रहा होता है, ठीक है। तो इसको, ये कौन सा स्टेज है, उस सत्वपातन का बीज आवर्त स्टेज है। और थोड़ी देर बाद और जब उसको हम हीट दिए जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मोल्टेन मेटल के कलर का फ्लेम ना आकर वाइटिश फ्लेम आने लगेगा, उस स्टेज को हम बोलेंगे शुद्ध आवर्त। और यही वो स्टेज है जब हम मोल्टेन मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ओर से, ठीक है। करेक्ट टाइम फॉर सत्व एक्सट्रैक्शन साइन क्या होता है, वाइटिश राइजिंग फ्लेम्स, ठीक है। सत्वपातन यहाँ हमने देख लिया। अब देखिए द्रुति, ये एक अलग प्रक्रिया है। इसका डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लोहा आदि धातुस इन मोल्टन स्टेट यूजिंग स्पेसिफिक हर्ब्स एंड इंटेंस हीट। स्पेसिफिक हर्ब्स और इंटेंस हीट के माध्यम से किसी भी लोहा आदि धातुओं को मोल्टन स्टेज में ही रखने को द्रुति बोलते हैं। इसका रेफरेंस रसरत्न समुच्चय में दिया गया है। द्रुति के कुछ लक्षण होते हैं, कौन कौन से लक्षण हैं, ये 5 लक्षण है। देखिए, निर्लेपत्वम, मतलब मोल्टन स्टेट में, अब कैसे बोलेंगे कि द्रुति जो प्रक्रिया सही तरीके से हो रही है, जब जो हमारा मोल्टन मेटल है वो वेसल में स्टिक ना कर रहा हो। दूसरा क्या है साइन, लक्षण क्या है, द्रुतत्वम, यूनिफॉर्म मोल्टन स्टेट में कंप्लीटली मोल्टन हो गया है वो, उसमें कहीं भी सॉलिड पार्टिकल्स आपको नहीं दिख रहे, सॉलिड ग्लोब्यूल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। तेजसत्वम, लश्चरस हो जाना चाहिए हमारा मोल्टेन मेटल। लघुता, लाइट हो जाना चाहिए वो मोल्टेन मेटल अपने ओरिजिनल
जो स्वरूप है उससे असंयोगश्च चशूतेना डज नॉट रिएक्ट विथ पारद। अब ये मोल्टन जो है ये सब्सटेंस पारद से मेल्ट रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। श्लोक क्या है, निर्लेपत्वम द्रुतत्वम च तेजसत्वम लघुता तथा असंयोगश्च चशूतेना पंचधा द्रुति लक्षणम। ठीक है, ये द्रुति के कुछ लक्षण है कि द्रुति सही तरीके से हो रही है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी थोड़ा लेंदी है, पारद संस्कार। अब संस्कार अलग अलग प्रक्रियाओं की बात कर ली। अब इन सभी प्रक्रियाओं को अब पारद में देखते हैं कि पारद का संस्करण जब हम करते हैं तो किस प्रकार से पारद को ट्रांसफॉर्म करते हैं ना। तो देखिए, स्पेशल प्रोसेसिंग ऑफ मरकरी टू रिमूव दोषास इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ एंड लस्टर। हमने देखा था कि कैसे शोधन करके हम दोषों को हरण कर रहे थे और संस्कार करके उसके स्ट्रेंथ और लस्टर, बल और तेजस को अभिवर्धनम बढ़ा रहे थे, है ना। तो वही देखेंगे इस पारद के केस में। पारद का ये चीज़ कैसे करता है, शोधनम दोष हरणम संस्कारस्य च बल तेजसो अभिवर्धनम संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। ये संस्करण करना है हमको पारद का। अब देखिए टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। पहले वो संस्करण वाली चीज़ देखेंगे कि कैसे उसकी संस्कारित कर रहे हैं हम, कैसे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं पारद में। लेकिन पहले पारद के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। जैसे पारद का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। जो पहला एप्लीकेशन है देहवाद, दूसरा एप्लीकेशन है लोहवाद। पहला एप्लीकेशन मतलब क्या है, जैसे कि देहवाद मतलब शरीर के एस्पेक्ट में उसका एप्लीकेशन, शरीर के एस्पेक्ट में उसका यूज़ कैसे, तो हम उसको थेराप्यूटिक ड्रग की तरह यूज़ करते हैं ना, मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं, भेषज की तरह यूज़ करते हैं, ये देहवाद हो गया। और दूसरा एप्लीकेशन जो है हमारे पारद का वो क्या है, लोहवाद में, ट्रांसफॉर्मिंग मेटल्स टू गोल्ड, है ना। ये एक दूसरा उसका यूज़ आता है। तो लोहवाद से तो हमको कोई लेना देना है नहीं ज़्यादा, हमको मेन क्या फ़र्क पड़ता है देहवाद से कि मरकरी को, पारद को हम शरीर में कैसे अपने यूज़ करेंगे। तो देखिए टोटल 18 संस्कार, 18 प्रोसेसेस किए जाते हैं पारद पे, सो दैट वो फाइनली हमको मतलब उसको कंप्लीट उसका संस्कार करने के लिए हमको टोटल 18 स्टेप्स करने हैं, 18 प्रोसेसेस करने हैं। लेकिन इन 18 प्रोसेस में जो पहले 8 प्रोसेस हैं, ये इन प्रोसेस से हम पारद को गुजार देते हैं तो हमारा पारद देहवाद के लिए सुटेबल हो जाता है। अब उसको हम थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लोहवाद भी करना है तो आपको अगले 10 संस्कार भी करने पड़ेंगे। तो अगले 10 संस्कारों को हम बस नाम जान लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो संस्कार हमको क्यों करना है पारद में, हमको थोड़ी ना गोल्ड बनाना है, हमको तो बस उसको मेडिसिन से मतलब है। तो हम पहले 8 संस्कार को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देहवाद मतलब क्या होता है, थेराप्यूटिक यूज़ के लिए लेना, रेजुविनेशन के लिए और डिजीज रिमूवल के लिए जो पारद का यूज़ है उसको देहवाद में रखा गया है। पारद के दूसरे एप्लीकेशन लोहवाद क्या होता है, एल्केमिकल यूज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स टू गोल्ड। इंपॉर्टेंस ऑफ पारद संस्कार, पारद संस्कार का इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकल एंड केमिकल इंप्योरिटीज को रिमूव करता है, पोटेंसी और थेराप्यूटिक सुटेबिलिटी को एनहांस करता है। फिलोसफिकल एम भी देखिए तो जीवन मुक्ति, सैल्वेशन व्हेन अलाइव, है ना, मोक्ष की प्राप्ति कराता है पारद। खैर हमको देहवाद से इसका मतलब है और वही हम देखेंगे। 8-10 संस्कार, 18 संस्कार होते हैं टोटल पारद के, जिसके पहले 8 संस्कार ऑफ पारद देखेंगे। क्यों, क्योंकि देहवाद के लिए 8 संस्कार पहले इंपॉर्टेंट है। 8 स्पेशल प्रोसेसेस संस्कार आर डिस्क्राइब्ड फॉर प्यूरिफिकेशन एंड पोटेंशिएशन ऑफ पारद इंटेंडेड फॉर देहवाद। देहवाद के इंटेंशन से हम 8 संस्कार करेंगे। ये 8 संस्कार कौन कौन से करेंगे, पहले स्वेदन करेंगे, मर्दन करेंगे, मूर्छन, उत्थापन, पातन, बोधन, बोधन को एरोधन भी कहते हैं, या नियमन, या उसके बाद दीपन। तो टोटल 8 संस्कार हैं। अब ये सभी 8 संस्कार क्या है अच्छे से बताता हूँ मैं यहाँ पे आपको। पहला संस्कार क्या है, स्वेदन। अब देखिए यहाँ पे पूरे अच्छे प्रोसेसेस है, मैं पूरा आपको समझाऊंगा, आप संयम से सुनिएगा इन चीज़ों को, है ना। स्वेदन कैसे करेंगे, सुडेशन मतलब स्वेदन ऑफ पारद केप्ट इन डोला यंत्र विथ क्षार अम्ल द्रव्य। और ये चीज़ क्यों करनी है, सो दैट in order to loosen and eliminate the external impurities। ठीक है, तो डोला यंत्र में पारद का स्वेदन कराएंगे, उसमें लिक्विड मीडियम क्या रखेंगे, क्षार या अम्ल द्रव्य। किस लिए, सो दैट इन ऑर्डर टू एलिमिनेट एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज, पहले लूज करेंगे एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज को, फिर उसे एलिमिनेट कर देंगे। अब पूरा प्रक्रिया कैसे है, सरसप, सैंधव, त्रिकटु, चित्रक मूल, अदरक, मूलक, ये जितने भी ड्रग हैं, जितनों को मैंने बताया, इन सभी को, जितना मरकरी आपने लिया है जिसका आपको संस्कार करना है, उसका 1/16 पार्ट, उसके 1/16 पार्ट सरसप लेंगे, उसका 1/16 पार्ट सैंधव लेंगे, ऐसे 1/16 पार्ट ईच ड्रग का लेंगे और उन सभी को मिला के कल्क बना लेंगे विद कांजी। उसमें थोड़ा सा कांजी डाल देंगे लिक्विड मीडियम के तौर पे और उसको ट्रिचुरेट कर देंगे, ग्राइंड करके कल्क पेस्ट बना देंगे। ठीक है, अब उस पेस्ट को क्या करेंगे, मरकरी शुड बी टेकन इन द सेंटर ऑफ द कल्क। अब कल्क में आपने मरकरी को, पारद को ले लिया, अब इस पूरी चीज को आपने रैप कर दिया बिग लीव्स लाइक वटापत्र एंड मेड इनटू अ पोटली। ठीक है, तो वटापत्र से उसको रैप अप कर दिया और उसमें पोटली में उसको बांध दिया।
द पोटली इज सस्पेंडेड इन डोला यंत्र। अब इस पोटली को आपने डोला यंत्र में सस्पेंड कर दिया। डोला यंत्र में लिक्विड मीडियम क्या है, कांजी एज अ लिक्विड मीडियम है, और उसमें हमने हीट कर दिया, 3 दिन के लिए हीट करेंगे। समझ में आया? डोला यंत्र आप समझ रहे हैं, पतीला है, पतीला में पानी है, पानी, और उस पतीले के ऊपर एक रॉड हमने रखा है। आपको बेसिक डिजाइन बता रहा हूँ। एक पतीला है, पतीले के अंदर पानी, पानी नहीं, लिक्विड मीडियम, पतीला, पतीले के अंदर लिक्विड मीडियम, ऊपर एक पतीले के ऊपर रॉड रख दिया, रॉड में एक पोटली लटका दी, और वो लिक्विड मीडियम में वो इमर्स्ड है वो पोटली है। पोटली के अंदर क्या है, कल्क है, किन चीज़ों का, इन चीज़ों का। कितनी क्वांटिटी में, ये सभी चीज़ें 1/16 पार्ट ऑफ मरकरी। तो उसको कल्क बनाया, कल्क के अंदर मरकरी है, और वो पोटली में है, पोटली लिक्विड मीडियम में इमर्स्ड है। लिक्विड मीडियम किसका है, कांजी का है। इसको 3 दिन के लिए हीट कर दिया। अब हमने स्वेदन कर दिया, पहला संस्कार ऑफ पारद हमने खत्म कर दिया। दूसरा संस्कार कैसे करेंगे, मर्दन। मर्दन क्यों कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू रिमूव रेसिडुअल एक्सटर्नल मलास नॉट क्लियर्ड बाय स्वेदन। स्वेदन प्रक्रिया करने के बाद भी कुछ अगर मल बच जाते हैं, उनको निकालने के लिए मर्दन कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, ट्रिचुरेशन ऑफ पारद इन अ क्लीन खल्व यंत्र विद एनी ऑफ द अम्ल द्रव्य लाइक कांजी इज कॉल्ड मर्दन संस्कार। किसी भी अम्ल द्रव्य को लेके एक क्लीन खल्व यंत्र में पारद को डाल के ऐसे ऐसे मर्दन हमने ग्राइंड कर दिया, तो क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मर्दन बोल देते हैं ना। जैसे गुड़, बर्न्ट कॉटन है ना, बर्न्ट कॉटन समझिए, कॉटन रुई है, उसको बर्न करके सैंधव लवन गृह धूम इष्टिका चूर्ण, मतलब ईंटे का चूर्ण, राजिका आसुरी है ना। Each 1/16 part of the पारद is taken in खल्व यंत्र and triturated with स्वेदित पारद। स्वेदित पारद मतलब ऐसा पारद जिसका ऑलरेडी शोधन कर किया जा चुका है। अब उस पारद को इन सभी के मिक्सचर में मिलाकर और 3 दिन के लिए उसको 8 घंटा पर डे ट्रिचुरेट करेंगे, है ना, ग्राइंड करेंगे, तो मर्दन हो गया। उसका मूर्छन करेंगे। देखिए मर्दन में आपको कहीं वो मिला, क्या बोलते हैं, आपको कभी ये नहीं देखने को मिलेगा जो मर्दन है वो स्वेदन करने से पहले, ये नहीं कि 8 संस्कार है तो 8 में से कोई संस्कार आप कर रहे हैं, 8 में से मतलब लाइन बाय लाइन सारे संस्कार करें, पहले स्वेदन करेंगे तभी मर्दन करेंगे, ठीक है ना। अब मर्दन कर दिया गया है उसका पारद का। अब मर्दन करने के बाद क्या करेंगे, मूर्छन करेंगे। मूर्छन कैसे करेंगे, द स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर विच कन्वर्ट्स द मरकरी इनटू पिस्ट फॉर्म, पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी इज कॉल्ड मूर्छन संस्कार, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मरकरी को हमने पेस्ट लाइक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे करेंगे, तो मर्दित पारद जिसका मर्दन कर किया जा चुका है is triturated thoroughly in a clean khalva yantra along with specific medicinal herbs. The trituration removes vanga and nag dosh and सप्तकंचुका दोषस ऑफ मरकरी। अब देखिए मरकरी में वंगा, मैंने बोला ना कि कोई भी धातु है, जैसे पारद भी है, तो पारद में भी कई सारे दोष होंगे उसके रॉ फॉर्म में। तो दोष कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ कुछ दोषों को, सारे दोषों को नाम दिया गया, जैसे वंगा दोष है, नाग दोष है, नाग दोष है ना। ऐसे अलग अलग दोषों को अलग अलग संस्कार करते टाइम उसमें से निकाल लिया जाता है। तो मूर्छन संस्कार में कौन कौन सा दोष रिमूव हो रहा है, वंगा दोष और नाग दोष, ठीक है। एंड सप्तकंचुका दोषस ऑफ मरकरी, ये सारे रिमूव हो रही हैं मूर्छन संस्कार के द्वारा। इसमें क्या है, जिस पारद को ऑलरेडी मर्दन किया जा चुका है उसको क्लीन खल्व यंत्र में लेंगे, स्पेसिफिक मेडिसिनल हर्ब्स डालेंगे, उसको ट्रिचुरेट करेंगे। विगरस ट्रिचुरेशन विथ त्रिफला, चित्रक, कुमारी एक्सेट्रा फॉर 1 वीक ईच। तो मेडिसिनल हर्ब्स के नाम पे कौन सा मेडिसिनल हर्ब्स, तो पहले वो जो आपने पारद लिया है उसमें त्रिफला का वो लिया आपने, है ना, त्रिफला लिया, उसको 1 वीक तक आपने ट्रिचुरेट किया, मतलब उसको ग्राइंड किया। फिर अगले वीक के लिए चित्रक के साथ उसको किया, फिर कुमारी, घृत कुमारी के साथ किया, तो ये किया। उसके बाद द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ मर्दित पारद इज टेकन इन खल्व यंत्र एंड ट्रिचुरेटेड विद घृत कुमारी टू एलिमिनेट मल दोष, त्रिफला टू एलिमिनेट अग्नि दोष और चित्रक टू एलिमिनेट विष दोष। तो घृत कुमारी के साथ किया तो क्या मल दोष निकला, त्रिफला के साथ किया अग्नि दोष निकला, चित्रक के साथ किया तो विष दोष निकला। क्या आप समझ रहे हैं, पहली बार हमने स्वेदन किया डोला यंत्र में, कांजी लिक्विड मीडियम में, दूसरी बार हमने मर्दन किया, उसके बाद तीसरी बार अब हम मूर्छन कर रहे हैं। तो मर्दन में भी हमने ग्राइंड ही किया था, मूर्छन में भी हमने ग्राइंड ही किया, चीज़ें बदल गई थी, उसमें किसी और चीज़ के साथ, इसमें किसी और चीज़ के साथ। उसके बाद उत्थापन करें। उत्थापन में क्या करेंगे, आफ्टर फर्स्ट 3 संस्कार स्वेदन, मर्दन एंड मूर्छन द मरकरी लूजेज इट्स नेचुरल फॉर्म, उसका जो भी चलत्व प्रॉपर्टी, चंचलत्व प्रॉपर्टी, वो सब खत्म हो जाता है। और पिष्ट मतलब अब वो कल के फॉर्म में आपको मिल गया है, मतलब कल की वजह से पेस्ट के फॉर्म में मिल गया है। The specific pharmaceutical procedure carried out to regain the lost natural form is called उत्थापन संस्कार। अब उत्थापन संस्कार में जो पहले 3 संस्कार के बाद जब वो पेस्ट फॉर्म बन गया है तो उत्थापन संस्कार करते हैं सो दैट उसका नेचुरल फॉर्म हम रिगेन कर पाए। द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ मूर्छित पारद विच इज फ्री फ्रॉम नाग एंड वंग दोष इज सब्जेक्टेड टू पातन इन पातन यंत्र कीपिंग द लिक्विड मीडियम एज कांजी फॉर बॉइलिंग। द मरकरी दस कलेक्टेड इज द
उत्तपित पारद। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिस पारद का ऑलरेडी मूर्छन किया जा चुका है, जो ऑलरेडी नाग और वंग दोष से रहित है, उसको हम पातन यंत्र में डालेंगे और कांजी के प्रेजेंस में उसको बॉयल करेंगे सो दैट उत्थापन प्रोसेस कंप्लीट हो पाए। अब उत्थापन प्रोसेस के बाद हम क्या करेंगे, पातन प्रोसेस करेंगे। पातन प्रोसेस कैसे करते हैं, इवन आफ्टर ऑल द अर्लियर संस्कार doubting the presence of nag and vang dosh, one part of utthit parat is taken in a clean khalva yantra along with 1/4 of the shuddh tamra churn and triturated with the desired quantity of jambira swaras to obtain the kalk form। ये क्या बोल रहा है कि इवन आफ्टर ऑल द अर्लियर संस्कार, पहले सारे संस्कार करने के बाद भी नाग दोष वंग दोष की उसमें प्रेजेंस हो सकती है ना, तो इसीलिए 1 पार्ट ऑफ उत्थित पारद को लेंगे क्लीन खल्व यंत्र में और 1/4 उसी के जितना हमने पारद लिया है उसका 1/4 पार्ट शुद्ध ताम्र का भस्म लेंगे और उसको मर्दन करेंगे। जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसका मीडियम थॉरो बनाने के लिए जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतना जंबीर स्वरस मिला के उसको हम मर्दन करेंगे, ठीक है, जब तक वो कल्क फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में हमको नहीं मिल जाता। दिस कल्क इज नाउ टेकन इन द लोअर पॉट ऑफ ऊर्ध्वपातन यंत्र एंड सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट फॉर अ डे एंड अलाउड टू कूल डाउन ओवरनाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग द पॉट्स आर कॉशियसली अनसील्ड। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी लंबा हो गया है ना, पैराग्राफ बहुत लंबा हो गया। पातन में क्या करेंगे, पहले जो भी आपने मूर्छन उत्थापन है ना, इससे पहले उत्थापन था, तो उत्थापन करने के बाद जो हमको पारद मिला उस पारद को क्या करेंगे, उसमें अभी भी कुछ हद तक नाग और वंग दोष हो सकते हैं, इसलिए अब पहले हम उत्थापन किए गए पारद को लेंगे एक क्लीन खल्व यंत्र में और जितना हमने पारद लिया है उसका 1/4 पार्ट ताम्र भस्म लेंगे और उसके बाद उसको ग्राइंड करेंगे। लेकिन ग्राइंड करने के लिए हमको कल्क फॉर्म, पेस्ट फॉर्म बनाना है, तो इसलिए उसमें जितना रिक्वायर्ड मात्रा है उतना जंबीर स्वरस भी डालेंगे। उसके बाद उसको ग्राइंड किया और जब वो हमको पेस्ट फॉर्म में मिल गया, तब पेस्ट फॉर्म में मिलने के बाद अब इसको हमें क्या करना है, एक होता है यंत्र उपकरण में आप पढ़ेंगे पातन यंत्र। पातन यंत्र क्या होता है, मान लीजिए ऐसे दो ऐसे कंटेनर्स हैं, दोनों को सील कर दिया है, मैंने नीचे कोई चीज़ को लगा दिया, जैसे ये जो मैंने पेस्ट बनाया अभी पारद का, इसको नीचे वाले कंटेनर के बॉटम में लगा दिया और ऐसे ऊपर से एक और कंटेनर को सील कर दिया। नीचे से मैं आग लगाऊंगा तो क्या होगा, सब्लिमेशन होगा पारद का, पारद उड़ेगा, इवेपोरेट होगा और ऊपर जाके ऊपर वाले कंटेनर में ऊपर कूलिंग, ऐसा कुछ पानी वानी गिरा रहा हूँ या फिर पानी ऐसे गोल बना के उसमें पानी मैंने रख दिया है कोल्ड वाटर, तो क्या होगा, नीचे से सब्लिमेशन होगा पारद का और ऊपर जाके चिपक जाएगा कंटेनर में। समझ रहे हैं, तो ये हो गया ऊर्ध्वपातन यंत्र। अब यही चीज़ मान लीजिए 2 कंटेनर है, ऊपर वाले में मैंने पेस्ट को लगा दिया, ऊपर से हीट दे रहा हूँ तो वो नीचे आके कंडेंस हो जा रहा है, तो ये अधोपातन यंत्र होता है। तो देखिए तो क्या हुआ, अब हमने कल्क बना लिया था, कल्क को हमने लोअर पॉट जो नीचे वाला कंटेनर है उसके अपर सरफेस पे हमने ऑफ ऊर्ध्वपातन यंत्र एंड सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट फॉर अ डे, दिन भर के लिए इसको इंटेंस हीट दिया एंड अलाउड टू कूल डाउन फॉर द नाइट, और रात भर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अगले मॉर्निंग द पॉट्स आर कॉशियसली अनसील्ड, दोनों पॉट को हमने अलग किया। द मर्करी विच इज डिपोजिटेड इन द ड्रॉपलेट फॉर्मेट एट द बेस ऑफ द अपर पॉट, तो ये जो 2 पॉट हैं तो अपर पॉट के बेस वाले सरफेस पे ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऐसे हमको मिल जाएगा। मरकरी इज केयरफुली स्क्रैप्ड एंड कलेक्टेड, लेटर फिल्टर्ड एंड स्टोर्ड एज ऊर्ध्वपातित पारद, इट विल बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ दोष। अब इसमें सारे दोषों से रहित हो जाएगा, जो ऊपर हमको ड्रॉपलेट के फॉर्म में मरकरी मिला वो सभी दोषों से रहित हो जाएगा। सब्लिमेशन ऑफ पारद इन स्पेशल यंत्र, ऊर्ध्वपातन यंत्र अपवर्ड कलेक्शन रिमूव्स वंग दोष। ऊर्ध्वपातन यंत्र में जब हमने पेस्ट लगा के नीचे से आग दिया और ऊपर ड्रॉपलेट फॉर्म में मिला, तो ये जो मरकरी है ये वंग दोष से पक्का रिमूव उसमें से हो चुका है। अधःपातन यंत्र में क्या होता है, डाउनवर्ड कलेक्शन, ऊपर से आग लगाएंगे नीचे से कलेक्ट कर लेंगे तो इससे नाग दोष खत्म हो जाता है। और वैसे एक तिर्यक पातन यंत्र भी होता है जिसमें ऑब्लिक सब्लिमेशन करते हैं। अब अगला संस्कार क्या है, बोधन। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपको चीज़ें याद नहीं हो पा रही हैं तो रिवाइंड करिए, अभी याद करके तब आगे बढ़िए। बोधन का संस्कार में क्या करेंगे, आफ्टर रिपीटेड मर्दन, मूर्छन, पातन, उत्थापन, पातन सब कर दिया है, अब पारद बिकम्स वीक या इम्पोर्टेंट। अब इतना उसके साथ संस्कार हम गए, इतना हीट वीट दे दिया उसको कि अब वो थोड़ा इंपॉर्टेंट सा हो जाता है। तो उसकी विरिलिटी मतलब उसकी पोटेंसी को बढ़ाने के लिए पारद को भुर्ज पत्र से टाई करेंगे एंड केप्ट इन सलाइन वाटर। अब डोला यंत्र में उसको भुर्ज पत्र से पारद को वो करके और सलाइन वाटर में हम उसको रख देंगे डोला यंत्र में। अब इससे क्या होगा, रिस्टोर्स वीर्य पोटेंसी ऑफ पारद, इससे पारद की पोटेंसी फिर से रिस्टोर हो जाती है। नियमन,
हाईली पोटेंट पारद आफ्टर बोधन बिकम्स टू मोबाइल। अब बोधन हमने कर दिया, अब पहले तो उसकी पोटेंसी कम हो रखी थी, पोटेंसी बढ़ाने के लिए हमने बोधन किया सलाइन वाटर में उसको डिप करके। अब क्या हुआ कि कुछ ज़्यादा ही चंचल हो गया वो, है ना। अब ज़्यादा ही चंचल हो जाता है पारद, जिसके लिए उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए उसको हम स्टीम करेंगे, उसका हम स्वेदन करेंगे। कैसे? लहसुन, कारकोटी, भृंगराज, चिंचा एक्सेट्रा लिक्विड मीडियम लेके डोला यंत्र में उसको हम थोड़ा सा स्वेदन उसका करेंगे, जिससे क्या होगा, वो पारद की चंचलता थोड़ी कम हो जाएगी। अब फाइनल संस्कार क्या है? दीपन संस्कार। रिमूव्स फाइनल इम्प्योरिटीज, इन्हांसेस एपेटाइट एंड कैपेसिटी ऑफ एमलगमेशन विद मिनरल्स एंड अभ्रक। पारद का क्या वो होता है, एक प्रॉपर्टी क्या होती है, को डाइजेस्ट करता है, किसी भी चीज़ के साथ एमलगमेट कर लेता है, किसी और धातु, जैसे सोना वगैरह का कभी भी रिंग पहन के पारद संस्कार नहीं करते हैं, क्योंकि वो उससे रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए ये जो उसको डाइजेस्ट करने, किसी और धातु को डाइजेस्ट करने की उसकी कैपेसिटी है ना, वो क्या होता है, उसको और दीपन संस्कार के द्वारा उसको और बढ़ाया जाता है। तो जो फाइनल इंप्योरिटीज है उसको कम कर देगा और एनहांसेस एपेटाइट, मतलब उसकी भूख बढ़ा देगा दूसरे मेटल्स को लेके। कैपेसिटी ऑफ एमलगमेशन विद अदर मिनरल्स लाइक अभ्रक, अभ्रक वगैरह को पचाने के, डाइजेस्ट करने की, उसको लेकर दूसरे धातुओं को लेकर जो भूख है इसकी, उसको बढ़ा देगा दीपन संस्कार। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं? द स्फटिका, कशीश, टंकन, मरिचा, सैंधव, राजिका एंड सिग्रू ईच टेकन इन 1/16 पार्ट ऑफ मरकरी, जैसे ऊपर ले रहे थे, आर टेकन इन अ खल्व यंत्र एंड ट्रिचुरेटेड अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ कांजी। अब इन सभी को 1/16 पार्ट ऑफ ईच लेके मिला दिया और उसको ट्रिचुरेट किया, ग्राइंड किया, कांजी थोड़ा सा डाल के उसमें लिक्विड मीडियम के तौर पे, और फाइन पेस्ट हमने बना लिया। दिस कल्क इज थिकली अप्लाइड ओवर अ क्लोथ, क्लोथ के ऊपर इसको पेस्ट को अप्लाई कर दिया। अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ नियमित, जिसका नियमन किया जा चुका है, उस पारद को अब उसमें हमने प्लेस कर दिया। वो ऐसा क्लॉथ जिस पे कल्क हमने लगाया है उस पे हमने नियमित पारद को रख दिया। एंड टाइड एज अ पोटली, अब इसको पोटली के रूप में बांध लिया और इसको लटका देंगे डोला यंत्र में, और जिसमें लिक्विड मीडियम क्या है, कांजी, एंड हीटेड फॉर 3 days। दिस इज कॉल्ड एज दीपन संस्कार। आफ्टर दीपन, पारद इज कंसिडर्ड सेफ एंड फिट फॉर देहवाद। जो देहवाद जो पर्पस है, जो पहला एप्लीकेशन है पारद का, उसके लिए अभी सुटेबल हो चुका है। ठीक है, आगे लोहवाद के बाकी जो 10 संस्कार होते हैं, टोटल 18 संस्कार में पहले 8 संस्कार की बात कर लिए, याद नहीं हुआ तो एक बार रिवाइंड कर लीजिए। अगले जो 10 संस्कार है वो क्या है, लोहवाद स्पेसिफिक संस्कार। लोहवाद आपको करना है तब ये संस्कार करिए, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो लोहवाद के लिए और क्या क्या संस्कार करते हैं, ग्रासा, गर्भद्रुति, बहिर्द्रुति, चरण, जारण, रंजन, सारण, क्रमण, वेद और सेवन, इन सभी संस्कारों से जब पारद गुजरता है तो लोहवाद के लिए सुटेबल हो जाता है। लेकिन ये हमको करना नहीं है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है। अब देखिए 13वां संस्कार, एक संस्कार इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए लोहवाद का ये 13वां जो संस्कार है, जारन, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है। विदाउट जारन पारद कैन नॉट बी यूज फॉर औषधि या रसायन पर्पस। रसायन पर्पस के लिए भी यूज करने के लिए जारन आपको करना पड़ेगा। 8 संस्कार के उसका जारन कर दीजिए बस। जारन का क्या होता है, मेकिंग पारद डाइजेस्ट डिफरेंट सत्वास, मेटल या मिनरल एसेंस बाई प्रॉपर मेथड। जैसे जारन, जारन में क्या करते हैं, पारद जो इनगल्फ करता है किसी और चीज को, डाइजेस्ट करता है किसी और धातु को, तो इसी प्रॉपर्टी को जारन जैसी प्रक्रिया में यूज में लाते हैं। जैसे कोई भी सत्व है तो उस सत्व को क्या करेंगे, पारद से डाइजेस्ट करवाएंगे, पारद को उस सत्व के साथ मिक्स करेंगे सो दैट उस सत्व को डाइजेस्ट कर सके और इसकी पोटेंसी बढ़ सके। पर्पस क्या है, इनहेंस पोटेंसी ऑफ पारद, यूजफुल फॉर देह सिद्धि, रिजुविनेशन और रसायन पर्पस से। और लोहावाद मेटल ट्रांसम्यूटेशन के लिए जारन करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आखिरी 10 संस्कार ऑफ लोहावाद में ही आ रहा है ना, पारद संस्कार के आखिरी 10 संस्कार में ही ये आ रहा है जारन। स्पेशल नोट में क्या देखना है हमें, नीड्स अग्नि संस्कार, अग्नि संस्कार की जरूरत है जारन में ऑब्वियसली। कैसे, क्योंकि गंधक जारन फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं तो सल्फर को पारद के साथ बर्न कर देते हैं इन ऑर्डर टू पोटेंशिएट द मरकरी एंड इनहांस इट्स थेरेप्यूटिक एक्शन, है ना। इस पर्पस के लिए गंधक जारन में सल्फर और पारद को साथ में जला देते हैं। टाइप्स ऑफ जारन 2 टाइप का होता है, एक भूचरी, खेचरी। भूचरी मतलब पारद जिसमें अभ्रक, सुवर्ण और रजत सत्व को डाइजेस्ट कर रहा है, और खेचरी जिसमें पारद डाइजेस्ट कर रहा है स्पेशल स्टोन्स लाइक हीरक, हीरक मतलब डायमंड को, है ना, इंजेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये जारन हो गया। जारन करने के बाद ही थेरेप्यूटिकली वो यूजफुल हो पा रहा है हमारा जो पारद है। अगला ये लास्ट है, देख लीजिए, बंधन है। बंधन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मरकरी टू सॉलिड स्टेट। लिक्विड को सॉलिड स्टेट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड स्टेट में बहुत चंचल होता है ना। पर्पस टू रेस्ट्रिक्ट इट्स चंचलत्व एंड ध्रुग्राहत्व। 25 टाइप से बंधन किया जा सकते हैं, हता, आरोति, आभास, क्रियाहीन, पिष्टिका। इन ये 25 में से जितना नाम याद हो जाए वेल एंड गुड।
तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिससे हम लिक्विड मरकरी को सॉलिडिफाई करें इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स चंचलता। अब आइए देखिए प्रमाणीकरण परिभाषा। यहाँ पे हमारा बहुत मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, अभी भी हैं कुछ चीज़ें, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ें थे खत्म हो चुकी हैं। प्रमाणीकरण परिभाषा मतलब क्या है? अब देखिए हमने संस्कार वगैरह कर लिया, अलग अलग प्रक्रियाएं पढ़ ली, सारी चीज़ें करने के बाद हमको ये तो पता चलना चाहिए कि धातु अब मार्केट में लाने लायक है या नहीं। स्टैंडर्डाइज करेंगे ना, कुछ स्टैंडर्ड्स तो होने चाहिए जो मेंटेन होंगे, तब हम कहेंगे कि नहीं अब ये अब ये काम में लाया जा सकता है, ये अब हो चुका है, जो हमको चाहिए वो डिजायर प्रोडक्ट हमको मिल चुका है। तो प्रमाण वो कैसे देंगे उसको कि सही है कि नहीं? तो ग्राह्य अग्राह्य ये क्या है? एक्सेप्टेबल वर्सेस नॉन एक्सेप्टेबल ड्रग्स। एंशियंट क्वालिटी को चेक करने के लिए मेथड है ना। बेसिस क्या है इसका? अपीयरेंस, लस्टर, रीजन, एक्शन, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हम क्वालिटी चेक करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कंपीलक की बात करें तो कंपीलक मस्ट लुक लाइक ब्रिक पाउडर की तरह कंपीलक दिखने लगा है, शाइनी हो गया है, स्ट्रॉन्ग अतिरेचन प्रॉपर्टी आ गई है उसमें, फाउंड इन सौराष्ट्र है ना। ग्राह्य, सौराष्ट्र मतलब गुजरात वाले इलाके में मिल रहा है, तो ये ग्राह्य है। मतलब समझ आएंगे कंपीलक जो है ये ग्राह्य हो चुका है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। अगर इन चीज़ों में कहीं और इनमें से कोई अगर मिसिंग है, ब्रिक पाउडर की तरह नहीं दिख रहा, गुजरात में जो वहाँ पे मिलना चाहिए कायदे से होता है ना कि कुछ चीज़ नेचुरली यहीं पे मिलती हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे नेचुरली मिल रहा है तो समझेंगे ग्राह्य, अदरवाइज वो ग्राह्य नहीं मानेंगे, उसको नॉन एक्सेप्टेबल अग्राह्य मान लेंगे। सिद्धि लक्षण, साइंस ऑफ सक्सेसफुल प्रिपरेशन कैसे होता है? कंफर्म मेडिसिन कॉम्प्लिकेशन कंप्लीशन, जब मेडिसिन कंप्लीट हो गया नहीं इसको कंफर्म करने के लिए कैसे पता चलेगा? अब उसमें कोई फर्दर अल्टरेशन पॉसिबल नहीं है। ये नहीं कि मेडिसिन बना लिया अब लेकिन थोड़ा सा और ये अल्टरेशन कर देंगे तो और बेटर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लवण कल्प जो है, रेडनेस ऑफ पॉट, जब लवण कल्प बना रहे हैं तो पॉट जिसमें कर रहे हैं वो चीज़ वो एकदम रेड हो जानी चाहिए, और लवण कल्प में ऐश फॉर्मेशन आपको दिख जाना चाहिए। नारिकेल लवण, इसमें क्या है? कजली वर्ण जब हो जाता है नारिकेल लवण का तो समझ जाइए कि नहीं वो अब मतलब कंफर्म हो चुका है, सिद्धि हम उसको सिद्धि लक्षण उसकी मिल चुकी है, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल चुका है। भस्म की परीक्षा कैसे करेंगे? भस्म परीक्षा देखिए ये सब जो है ना, ये जो अलग अलग फॉर्मुलेशन है इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये फॉर्मुलेशन बनाते कैसे, यूज़ किया, वो तो अलग से पढ़ना है हमको। यहाँ बस एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि क्वालिटी चेक कैसे किया जाता है। भस्म परीक्षा, जैसे भस्म की परीक्षा उसके सेफ्टी, एफिकेसी, थेरेप्यूटिक सुटेबिलिटी को देखने के लिए कि प्रॉपर तरीके से भस्मीकरण हुआ है या नहीं, कैसे करेंगे? अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे पहला वारितर परीक्षा, फ्लोट टेस्ट कैसे करेंगे? स्प्रिंकल ऑफ पिंच ऑफ भस्म ऑन स्टिल वाटर, ठीक है, वाटर में भस्म को डाल दिया, अगर सही तरीके से भस्मीकरण हुआ है तो वो फ्लोट करेगा उस वाटर पे, वो इमर्स नहीं होगा, ऊपर ही फ्लोट करेगा। ये क्या दर्शाता है? उस भस्म की माइक्रो फाइननेस और लाइटनेस को दर्शाता है वारितर परीक्षा। रेखा पूर्णता करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? भस्म को अपने थंब और इंडेक्स फिंगर में ऐसे ऐसे रब करेंगे और ये इसमें जितने भी फिंगरप्रिंट्स के जो अपने क्रीसेस होते हैं, जो भी डिप्रेशन है उनमें ये फिल हो जाएंगे। ये कैंडिडेट करेगी उसके माइन्यूट पार्टिकल साइज को, और वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है, इस चीज़ को ये दर्शाता है रेखा पूर्णता। उन्नम परीक्षा, उसमें क्या होता है, कैसे करते हैं? प्लेस भस्म ऑन वाटर, ऐड ग्रेन्स ऑन टॉप। पहले क्या किया, वाटर में हमने भस्म को डाल दिया, फ्लोट करा, उसके ऊपर कुछ छोटा छोटा ग्रेन हम डाल देंगे, है ना। तो ये भस्म स्टिल फ्लोट्स लाइक अ स्वान, और भस्म के ऊपर जब ग्रेन डाल दिया तो वो फिर भी फ्लोट कर रहा है, फिर भी नहीं डूब रहा है, तो ये उत्तम परीक्षा माना जाता है। ये वैलिडेट कर देता है। वारितर टेस्ट को भी और ज़्यादा ये वैलिडेशन प्रोवाइड करता है कि नहीं, वारितर टेस्ट हुआ था उसके बाद और ज़्यादा हमने स्पेसिफिक कर दिया और थोड़ा उस पर वजन भी डाल दिया, तब भी तैर रहा है, मतलब बेस्ट हो चुके हैं आप। सुलक्षणत्व और सूक्ष्मता, ये फाइननेस के टेस्ट के लिए करते हैं। सुलक्षण में स्मूथ टेक्टाइल सेंसेशन ऑन टच करने पे स्मूथ फीलिंग आनी चाहिए। सूक्ष्म वेरी फाइन पार्टिकल साइज फॉर इजी एब्जॉर्प्शन, के लिए फाइन साइज हो गया है, तो सुलक्षण और सूक्ष्म होना चाहिए। अंजन सनिभा, स्मूथ लाइक कोलिरियम, अंजन की तरह स्मूथ होना चाहिए। सेफ फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन, सो दैट वो म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए सेफ हो पाए, मतलब वहाँ पे स्क्रैचिंग वगैरह ना कर दे। एग्जाम्पल अभ्रक भस्म, ठीक है। दंत अग्रे न कच्चा कच्चा भवती, मतलब दंत के अग्रे, दांत के आगे जब रखते हैं तो वो ऐसे कुछ कुछ ऐसे साउंड नहीं बनना चाहिए, है ना, कोई ग्रिटीनेस नहीं आनी चाहिए। च्यूड भस्म शुड नॉट प्रोड्यूस साउंड, जो उसको दांत के आगे रख के ऐसे च्यू करते हैं तो साउंड कच 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 ऐसे साउंड नहीं आना चाहिए ना। और इंडिकेट्स प्रॉपर पार्टिकल साइज, ये प्रॉपर पार्टिकल साइज को दर्शा रहा है, फर्दर उसमें मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब वो हो चुका है, हमारा जो चाहिए वो मिल चुका है। फिर वर्ण परीक्षा करेंगे भस्म की। ईच भस्म स्पेसिफिक कलर होनी चाहिए, स्पेसिफिक कलर। स्वर्ण भस्म का चंपक रेड होना चाहिए, रजत भस्म का कृष्ण ब्लैक होना चाहिए, अभ्रक भस्म इष्टिका अल्टरेशन इम्प्रॉपर प्रिपरेशन। अगर स्वर्ण भस्म चंपक रेड नहीं है,
स्वर्ण मतलब गोल्ड का जो भस्म है, कॉपर का जो है ब्लैक नहीं है, अभ्रक का जो ईंटे कलर का नहीं है, मतलब अल्टरेशन है, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आई है, सही तरीके से नहीं बनी है हमारी चीज़, और भस्म को सही नहीं मिला है। फिर अवामी और निराम्ल करेंगे। भस्म शुड नॉट कॉज नोजिया और वॉमिटिंग नहीं होना चाहिए भस्म खाने पे, भस्म का सेवन करने पे। ताम्र और तूत भस्म एग्जाम्पल है। अपुनर्भवन मिक्स भस्म विद मित्र पंचक, मित्र पंचक साथ है ना, मित्र पंचक बनाया पहले पढ़ा था हमने, कौन कौन से ये सारे मित्र पंचक है। इनको मिक्स करके हीट करते हैं तो ऑल ऑर्गेनिक्स बर्न, नो फ्री मेटल रिमेन्स, कोई फ्री मेटल उसमें बचना नहीं चाहिए। मेटल है मतलब मेटेलिक हार्डनेस है, मतलब टॉक्सिटी कॉज करेगा, इसलिए ये टेस्ट होता है देखने के लिए कि उसमें कोई मेटल तो है नहीं है। आगे निरुद्ध करेंगे, ये कैसे करते हैं, मिक्स भस्म विथ सिल्वर एंड हीट। इफ भस्म इज स्टेबल नो कॉम्बिनेशन विथ सिल्वर अकर, अगर वो स्टेबल नहीं है, रिएक्टिव है, तो रिएक्ट कर जाएगा सिल्वर के साथ। कंफर्म्स केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ भस्म, इससे केमिकल स्टेबिलिटी भी देख ली कि केमिकली भी ये स्टेबल है। गत रस निस्वादु प्रॉपरली प्रिपेयर्ड भस्म टेस्टलेस होता है, कोई अम्ल उसकी टेस्ट नहीं आती, कषाय सेक्टर वगैरह टेस्ट वगैरह नहीं आता। इंपॉर्टेंट फॉर सुधा वर्ग भस्म, सुधा वर्ग भस्म के लिए ये करना जरूरी है। निश्चंद्रत्व, भस्म को सनलाइट में देखेंगे तो कोई मेटेलिक चमक उसमें नहीं दिखेगी, ये बताता है कि कंप्लीट हो चुका है भस्मीकरण। निराम्लत्व निर्धूमत्व, फ्री फ्रॉम विजिबल स्पॉट्स या फ्यूम्स उसमें से नहीं आ रहे हैं। स्पेसिफिक फॉर हड़ताल, हड़ताल का जब शोधन करते हैं, हड़ताल का जब संस्करण करते हैं, हड़ताल का जब भस्मीकरण करते हैं तो उसमें ये मेनली देखते हैं कि उसमें से कोई फ्यूम्स वगैरह तो नहीं आ रहा है, और गंधक कंटेनिंग भस्मा में भी फ्यूम्स वगैरह देखते हैं। जिह्वा अग्रे आध्यायमानत्व है ना, स्पेशली फॉर सुधा वर्ग के लिए। भस्म शुड नॉट इरिटेट टंग, सेफ फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, बर्निंग सेंसेशन नहीं होना चाहिए टंग पे। अम्ल परीक्षा, सावर टेस्ट, मिक्स भस्म विथ कर्ड और लेमन जूस ड्यूरिंग पुटा पाक जब कर रहे हैं तब उसको कर्ड या लेमन जूस के साथ मिक्स कर दीजिए पुटा पाक करते टाइम। मतलब लेमन या जूस या कर्ड साथ मिला के उसको पुटा करा दीजिए तो कोई डिस्कलरेशन उसमें नहीं आएगा। इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ फ्री मेटल, फ्री मेटल होगा तो उसमें एसिड्स होने के कारण वो कलर चेंज आ जा सकता है उसमें, है ना। लेकिन अम्ल परीक्षा में कलर चेंज नहीं आया, मतलब भस्मीकरण सही है। स्पेसिफिक और ताम्र भस्म के लिए ये चीज़ करते हैं। तांबे में लेमन वाटर डालेंगे तो डिस्कलर हो जाता है ना, तो इसलिए अगर ताम्र भस्म में अगर फ्री मेटल फ्री तांबा नहीं है तो उसका डिस्कलरेशन नहीं होगा। अगला टॉपिक हमारा क्या है, पूरक परिभाषा। अब हम एकदम चैप्टर की एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरक परिभाषा में क्या है, रुद्र भाग। व्हेन अ वैद्य प्रोक्योर्स मेडिसिन फ्रॉम ट्रेडर्स ही इज एंटाइटल्ड टू 1/11 पार्ट ऑफ द मेडिसिन एज कमीशन। कमीशन के तौर पे वैद्य को 1/11 पार्ट उसको मिलना चाहिए उस मेडिसिन का, है ना। तो ये रुद्र भाग माना जाता है। धन्वंतरी भाग क्या है, जब वैद्य खुद मेडिसिन बनाता है पेशेंट के लिए तो वो he can take a share of the prepared medicine as remuneration, है ना। हाफ पार्ट रस औषधि, देखिए धन्वंतरी भाग क्या है, जब वो 1/11 पार्ट कब रख सकता है कमीशन के तौर पे, जब किसी ट्रेडर्स या शॉपकीपर से ले रहा है किसी उसके लिए पेशेंट के लिए। लेकिन अगर खुद प्रिपेयर मेडिसिन को कर रहा है अपने पेशेंट के लिए तो उसको धन्वंतरी भाग वो रख सकता है। धन्वंतरी भाग कैसे, आधा रख सकता है कमीशन के तौर पे, उस मेडिसिन का आधा भाग रख सकता है। कब, जब वो रसौषधि निर्माण कर रहा है, सिद्धघृत या तेल बना रहा है, तो इसमें से आधा खुद के लिए रख सकते हैं। ये धन्वंतरी भाग है, इसमें मतलब कोई गलत काम नहीं है, कमीशन के तौर पर रख सकता है। 1/8 पार्ट रख सकता है जब उसने अवलेह बनाया है। 1/7 पार्ट रख सकता है जब मोदक पाक वटी चूर्ण भस्म ये सब बना रहा है, तो 1/7 पार्ट अपने पास रख सकता है कमीशन के तौर पे। तो ये कमीशन की बात हो गई कि रुद्र भाग से कमीशन कैसे लेते हैं। रुद्र भाग कब, जब ट्रेडर से खरीद रहा है, खुद से बना रहा है तो धन्वंतरी भाग उसमें से रख सकता है। धन्वंतरी भाग में भी डिपेंड करता है कौन सी औषधि बनाई है। इन औषधि में आधा रख सकता है, इसमें 1/8, इसमें 1/7। अब फाइनल हमारा टॉपिक है मान परिभाषा, मेजरमेंट ऑफ ड्रग्स। ठीक है, मान परिभाषा में मान की निरुक्ति क्या होती है, मीयते अनेन इति मानम, ऐसा अमरकोश में दिया गया है। ठीक है, दैट बाय विच मेजरमेंट इज डन इज कॉल्ड मान। तो कैसा मेजरमेंट, वही वेट, वॉल्यूम, टाइम, लेंथ, इन सब के मेजरमेंट को मान कहते हैं ना। विदाउट प्रॉपर मेजरमेंट यूटिलिटी ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी अचीव्ड। ड्रग हमने बनाया है सो दैट उसको यूटिलाइज कर सके, है ना, व्याधियों को सही करने के लिए। तो यूटिलाइज कैसे करेंगे, जब हमको प्रॉपरली उसका डोजेज हमको पता नहीं रहेंगे, किस डोज में देना है, ये मान ही आपको पता नहीं रहेगा तो हम कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए उसको यूटिलाइज करने के लिए, इनफैक्ट उसके प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसमें भी मान का जरूरत पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मान जाना जरूरी है। हेंस फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन मान इज एसेंशियल। इंपॉर्टेंस ऑफ मान परिभाषा क्या है, बेसिक नॉलेज, हर जितने भी फिजिशियन है उनको ये बेसिक नॉलेज मान का होना ही चाहिए। एसेंशियल होता है फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स टू टिल द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना।
सिलेक्शन ऑफ ड्रग, अब किसी को तुलसी का पत्ता लाने को बोला गया, अब वो पूरा पौधा ला रहा है, जब उसको मेजरमेंट का ज्ञान नहीं है कि कितना अमाउंट में तुलसी का पत्ता लाना है, तो पूरा पौधा ला सकता है ना। तो सिलेक्शन ऑफ ड्रग में भी मान की जरूरत है, प्रिपरेशन में कितनी चीज़ें, कौन सा द्रव्य कितने अमाउंट में मिलाना है वो मान आपको पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट में, तो किस डोजेज में देना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस हो गया मान का। क्लासिफिकेशन ऑफ मान क्या है, अकॉर्डिंग टू देश। देखिए अब पहले के समय में क्या होता था, एक स्टैंडर्ड ऐसा नहीं था कि पूरी दुनिया में वही फॉलो होगा। किसी दुनिया के किसी एक क्षेत्र में किसी और टाइप का मान एक्सेप्टेड है, किसी और क्षेत्र में किसी और टाइप का मान एक्सेप्टेड है। तो उसी देश के भेद में पहला मगध मान एक है और एक कलिंग मान है। मगध मान में क्या है, जो कि मगध वाले इलाके में फॉलो होता है। मगध मतलब बिहार वाला सेंट्रल जो इलाका है, जो नॉर्थ इंडिया वाला इलाका है, यहाँ पे फॉलो होता था मगध मान, ठीक है। और कलिंग मान कहाँ फॉलो होता था, कलिंग वाले इलाके में। कलिंग मतलब उड़ीसा वाले इलाके में कलिंग मान एक्सेप्ट किया जाता था। और मगध मान को, जो बिहार वाला मान है, इसको चरक आचार्य भी एक्सेप्ट करते थे और कलिंग मान को सुश्रुत आचार्य एक्सेप्ट करते थे। डिफरेंस क्या है दोनों में, कलिंग मान जगह पे तो हो गया, कहाँ कहाँ जगह पे है। कलिंग जो मगध मान है वो एक पल क्या है, मेजर करने की एक यूनिट है ना, मेजरमेंट की एक यूनिट है। आगे देखेंगे एक पल मतलब कितना ग्राम होता है, वो सारी चीज़ देखेंगे, कितना ml होता है। तो एक पल इक्वल टू 8 तोला इक्वल टू 80 ml। एक पल को 80 ml माना गया है मगध मान में। वहीं कलिंग मान में एक पल को 4 तोला दैट इज 40 ml माना गया है। ये डिफरेंस आ गया। अब मगध मान को सुपीरियर माना जाता है, क्यों? क्योंकि मगध मान में परमाणु को स्मॉलेस्ट मेजरेबल यूनिट माना गया है, वहीं कलिंग मान में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए कलिंग मान को इन्फीरियर माना गया है एज कंपेयर टू मगध मान। तो ये वाइवा का क्वेश्चन होता है कि कलिंग मगध मान को सुपीरियर क्यों मानते हैं, तो ये रहा रीज़न। और मगध मान और कलिंग मान में एक पल क्या डिफरेंस होता है, तो एक पल इक्वल टू 80 ml है, वहीं कलिंग मान में एक पल इक्वल टू 40 ml है। तो हम मगध मान पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना। और देखिए अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सब्सटेंस, अमरकोश में दिया गया है कि कैसी चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं। पौत्व मान सॉलिड चीज़ों के लिए है ना, सॉलिड चीज़ों को जब हम मेजर करते हैं तो पौत्व मान अप्लाई करते हैं। ध्रुवय मान अप्लाई करते हैं लिक्विड वॉल्यूम मेजर करने के लिए। पायमान यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये समझ गए, सॉलिड सब्सटेंस है उसका वेट मेजर करने के लिए ये, लिक्विड के लिए और लेंथ के लिए ये। अब देखिए क्या है ये चीज़ें, यहाँ पे मैंने चार्ट दे रखा है। जैसे कि आपको जैसे वेट का देखिए, तो 30 परमाणु, एक परमाणु का जो वेट होगा, तो वैसे ही हम 30 परमाणु को जब हम वे करेंगे तो 30 परमाणु को वेट को 0.4 mg माना गया है, ठीक है। 0.04 मिलीग्राम माना गया है। तो 30 परमाणु इक्वल टू 1 वंश। ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। क्या है, कन्वर्जन का टेबल है, आगे लेंथ का इसका सबके कन्वर्जन के टेबल दे रखे हैं, ये सभी आपको याद होने चाहिए। अभी याद कर लेंगे वेल एंड गुड, अदरवाइज बाद में बार बार बुक खोल के देखना पड़ता है ना, वो तो अच्छा नहीं लगता। एनीवेज बाद में एट द एंड ऑफ द मतलब जो भी चीज़ें हैं याद हो जाती हैं, बार बार वो प्रैक्टिकल में आपको इतना बार आएगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर पहले से याद करना सही रहता है। कन्वर्जन क्या है, 30 परमाणु इक्वल टू 1 वंशी, 6 वंशी 1 मरीची, 6 मरीची में 1 राजिका, 3 राजिका 1 सरसप, 8 सरसप 1 यवा, ऐसे करके ये पूरा यहाँ तक दिया गया है, ठीक है, 1 तुला तक। तो इसका आपको ये कन्वर्जन भी याद होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, 4 यवा इक्वल टू कितना होता है, आपको याद होना चाहिए 1 गुंजा या 1 रत्ती। 1 रत्ती इक्वल टू कितना, तो 125 मिलीग्राम्स। तो ये कन्वर्जन है पूरा, आपको याद करना है। और देखिए जैसे ये जो ब्रैकेट में दिया ये क्या है, 4 माशा इक्वल टू 1 शना। ये ब्रैकेट में क्या है, टंक धारण, मतलब शना को ही टंक या धारण भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही एक कुला को शुद्रक या वटक या द्राक्षण, ये सारे सिनोनिम्स है ना। तो ये आपको कन्वर्जन याद करने हैं। और ये जो मॉडर्न में इसका कितना मिलीग्राम है, कितना ग्राम है, ये चीज़ें आपको याद करनी है। तो ये एक ही टेबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ही टेबल है, ठीक है। और वेट को ही मेजर करने के लिए, तो ये तो मोस्ट एक्सेप्टेड रसशास्त्र की बुक्स में ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेंगी। और आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, जो इंडियन जो बुक है, जो स्टैंडर्ड, उसमें आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के बारे में दिया गया है, जो मतलब एक्सेप्टेड है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस किताब में कैसा इसको किया गया है, थोड़ा सा डिफरेंस है इस किताब में। जैसे 1 रत्ती और 1 गुंजा इक्वल टू 125 mg, 8 रत्ती इक्वल टू 1 मास, 12 मास इक्वल टू 1 कर्ष, 2 कर्ष इक्वल टू 1 शुक्ति, 2 शुक्ति इक्वल टू 1 पल। इसको इससे जब मिलाएंगे तो थोड़े बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ये 1 गुंजा इक्वल टू 1 रत्ती है ना, तो 6 गुंजा इक्वल टू 1 मास दिया गया है। और यहाँ पे देखिए कहाँ गया,
6 गुंजा इक्वल टू 1 मास दिया गया और गुंजा को रत्ती कहते हैं, यहाँ पे 8 रत्ती इक्वल टू 1 मास दिया गया। तो ये थोड़े से वेरिएशंस है, अदरवाइज काइंड ऑफ चीज़ें सेम है। तो ये हो गया आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी में कैसे दिया गया है। अब ये एक श्लोक है, श्लोक को अगर आप याद कर लेते हैं तो ये मेजरमेंट आपको जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे प्रैक्टिकल्स में वो आपको याद हो जाएंगे। अब श्लोक कैसे है, मास टंक अक्ष बिलवानी कुडव प्रस्थमाडकम राशिर गोनी खारिकेति यथोत्तर चतुर्गुणा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पहला वर्ड क्या है, मास, ठीक है, उसके बाद टंक, अक्ष, बिलवा, कुडवा, प्रस्थ, आढ़कम, ठीक है। अब ये क्या है, तो मास है ना, तो यथोत्तर चतुर्गुणा, पहले वाले के 4 गुना है अगला वाला। कैसे, तो 4 मास इक्वल टू 1 टंक, ठीक है, 4 मासा इक्वल टू 1 टंका, फिर 4 टंका इक्वल टू 1 अक्षा, 4 अक्षा इक्वल टू 1 बिलवा, 4 बिलवा इक्वल टू 1 कुडवा, 4 कुडवा इक्वल टू 1 प्रस्था, 4 प्रस्था इक्वल टू 1 आढ़का, और वैसे ही 4 आढ़का इक्वल टू 1 राशि, 4 राशि इक्वल टू 1 गोनी, 4 गोनी इक्वल टू 1 खरी, ठीक है, 4 गुण इक्वल टू 1 खरी। तो यही 4 गुना, तो ये आपको याद हो जाएगा, माष्टंक अक्ष बिलवानी कुडवा प्रस्थमाटकम राशिर गोनी खारी केतु यथोत्तर चतुर्गुणा। तो इसमें आपको याद हो जाएगा कि कैसे 4 मासा से 1 टंका बन रहा है, 4 टंका से 1 अक्ष, 4 अक्ष इक्वल टू 1 बिलवा, 4 बिलवा 1 कुडवा, 4 कुडवा 1 प्रस्था, ये करके आपको टेबल भी याद हो जाएगा आपको अगर श्लोक याद है तो। और इसका ये मॉडर्न वाला तो याद करना ही है, 1 मास इक्वल टू 450 mg। तो उसके बाद 4 मास इक्वल टू 1 टंका, तो ये 3 ग्राम हो गया। तो ये आप मॉडर्न वाला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अभी के सिस्टम में, ऐसा सिस्टम में क्या एक्सेप्ट किया गया है, ये वाला 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम, 100 ग्राम, 1 डेकाग्राम, 10 ग्राम, ये चीज़ें भी आपको याद होती हैं हम लोग को। तो ये चार्ट जो है ना इम्पॉर्टेंट है या आपको आना चाहिए, लेकिन अब आप डिसाइड करिए कि आपको अभी इसके साथ साथ याद कर लेना है वीडियो को पॉज करके, या फिर आपको बाद में बार बार बुक पलट के देखना है और बार बार वो देखते देखते आपको याद होने देना है। वो चीज़ में क्या होता है कि पहले आपको याद रहता तो चीज़ अच्छा लगता है ना, जब आप कर रहे होते हैं तो आपको बार बार बुक नहीं खोलना पड़ता, अच्छा लगता है वो चीज़। अब वहीं लेंथ का देख ले मेजरमेंट, तो 1 यवोदरा इक्वल टू इतना इंच, 1 अंगुल इक्वल टू 3/4 इंच, 1 वितास्ती इक्वल टू 12 अंगुल इक्वल टू 9 इंच। एक वितास्ती मतलब क्या है, एक बित्ता होता है ना, एक बित्ता, 2 बित्ता जो हम बोलते हैं, तो एक बित्ता मतलब एक वितास्ती। तो एक वितास्ती यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, इसको जब मेजर करेंगे तो 12 अंगुल। अंगुल कैसे मेजर करते हैं, ऐसे 1 अंगुल इसको नहीं बोलेंगे, 1 अंगुल इसको, ये जो इतना है ना इसको बोलेंगे, 4 अंगुल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे अंगुल मेजर करते हैं। तो ये यहाँ इस पे कन्वर्जन दे रखा है, आप देखिए इसका मतलब भी दे रखा है यहाँ पे। वितास्ती क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टिप्स ऑफ स्ट्रेच्ड थंब एंड लिटिल फिंगर। जब स्ट्रेच्ड है ये तो टिप ऑफ थंब और टिप ऑफ लिटिल फिंगर के डिस्टेंस को वितास्ती बोल देंगे। अरत्नी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एल्बो जॉइंट एंड लिटिल फिंगर टिप। ऐसा जब किया तो एल्बो जॉइंट से ये लिटिल फिंगर टिप के डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, एक अरत्नी बोल देते हैं। वही एक हस्त क्या होता है, एल्बो जॉइंट से मिडिल फिंगर के टिप तक, यहाँ से यहाँ तक एक अरत्नी था और यहाँ से यहाँ तक एक हस्त है। व्यायाम क्या होता है, जब आप पूरा हाथ ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो इस मिडिल फिंगर टिप से इस मिडिल फिंगर टिप तक के डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, एक व्यायाम बोल देंगे। तो ये लेंथ का हो गया, समझ रहे हैं। तो इस पेज पे पूरा वेट के लिए दे रखा है। वेट के लिए कैसे मेजरमेंट है, किसके द्वारा, एक जो हम क्लासिकल जो फॉलो करते हैं रसायन की बुक्स में मेंशन होती हैं, और एक जो आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड किया है, एक ऐसा यूनिट वाला, और ये भी वही है जो हम फॉलो करते हैं ना, श्लोक के फॉर्म में है। तो वो वेट का हो गया, और इसमें हमने लेंथ का देख लिया, और यहाँ पे हमारा काल का मेजरमेंट है, टाइम का मेजरमेंट। 1 क्षण इक्वल टू 1 मूवमेंट बोलते हैं ना, 1 क्षण में मैं आ रहा हूँ, मतलब 1 मूवमेंट में आ रहा हूँ, तो वही 1 मूवमेंट इक्वल टू 0.4 सेकंड माना गया। 2 क्षण इक्वल टू 1 लवा, 2 लवा 1 निमेश, 3 निमेश 1 काष्ठ, ऐसे करके टाइम का भी मेजरमेंट दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ हमने एक बहुत ही बड़ा चैप्टर कंप्लीट किया है रसायन का, दैट इज परिभाषा। इसी क्रोनोलॉजी में हम आगे आधारभूत सिद्धांत है, यंत्रोपकरणी, ये सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करते जाएंगे रसायन के, ठीक है। तो तब तक के लिए आप आते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, मेरा वॉच और बढ़ाते रहिए, सो दैट मैं भी मोटिवेटेड रहूँ, है ना, कि आगे की वीडियोस बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट भी लगता है। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए साइनिंग आउट, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।